नमस्कार दोस्तों। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखदायी बात यह है कि बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे प्रिय पांडे रामप्यारे पांडे जी का, देवेंद्र भाई का, आर पुलिया जी का, हमारे पब्लिशर नरेंद्र कुमार जी का, आप सबका। सीधे मुद्दे पे आते हैं। आवाज कम आ रही? Am I audible to the back? ठीक है, I'll try to maintain this. मुद्दा आज का ये है डायबिटीज के आखिरी दिन, यानी कि इंग्लिश में जो पास आपको मिला था लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज। इसमें ये नहीं लिखा लास्ट ईयर्स ऑफ डायबिटीज, लास्ट मंथ्स ऑफ डायबिटीज, नॉट इवन लास्ट वीक्स ऑफ डायबिटीज, लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के अंतिम कुछ दिन। इसका मतलब तो ये है कि आज से कुछ दिनों के अंदर डायबिटीज खत्म होने वाला है। ये कई लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल होगा, लेकिन आज की तारीख में एट दिस मोमेंट हमारे भारत में ऐसे कुछ जगह हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, जहां पे डायबिटीज है ही नहीं, हार्ट डिजीज है ही नहीं, कैंसर भी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर दवा कोई खाता नहीं है। वो जब तक जिंदा रहते हैं हेल्दी रहते हैं, जब मृत्यु के बाद भी ऑटोप्सी पे कुछ मिलता नहीं है। लाइफ पूरी हो गई 100 साल की और उनकी मृत्यु हो गई। तो अगर वो एक जगह पे है इस देश में, तो वो बाकी जगह पे हो सकता है। अगर इस पे मुझे कोई फिल्म बनानी होती तो उस फिल्म का मैं नाम रखता डायबिटीज की दीवार। एक दीवार है बहुत बड़ी, लेकिन अंदर से खोखली है। वो बड़ी है इसलिए हमें आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। खोखली है इसका मतलब यह है कि वो जल्दी से टूट सकती है। ये फिल्म बनाने की मुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसी एक फिल्म बनी है दीवार, तो शुरू उससे करते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ गुण है जो आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। तो पिछले अगले 1 मिनट को आप ध्यान देखिएगा। यहाँ आपने देखा 2 भाई हैं, एक का नाम तो रवि है, दूसरा नाम क्या था? विजय। हाँ, दोनों अपनी मंजिल पे पहुंच गए। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना नहीं कि मंजिल पे पहुंचना, इंपॉर्टेंट है कि वो रास्ता कौन सा है। राइट? तो वो रास्ता अगर गलत है तो फिर वो गलत ही माना जाएगा। तो व्हाट इज जो हमने अपनी सोसाइटी में देखा, जो हमने अपने आसपास देखा, जो चीज़ हमारी सोसाइटी में लागू है, जो प्रिंसिपल कि मंजिल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रास्ता, कैसे आप वहाँ पे पहुँचे। क्या वही चीज़ इंसान के बॉडी के अंदर भी वो होती है क्या? क्या वही रूल इंसान के बॉडी के अंदर इम्प्लीमेंट होती है क्या? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज क्या होता है? वो बहुत सिंपल है। जिस इंसान का शुगर लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है उसे डायबिटीज बोलते हैं। कितना ज़्यादा होता है? आवाज़ गूंज रही है, आवाज़ थोड़ी ठीक करने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है, कई बार जब हम एक सिनेमा हॉल में घुसते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ दिखाई देने लगता है।
ठीक उसी तरह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन धीरे 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 अगले 2-3 मिनट में आपको समझ आ जाएगी बात। ओके, सो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज का एक सिंपल सा एक अर्थ यह है कि जिसका ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा है वो डायबिटीज का पेशेंट है। लेकिन वो कैसे, कितना ज्यादा और क्यों, उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। मुझे 3 लोग चाहिए अभी, 3 वॉलंटियर्स, एनीबॉडी, 3 लोग ऑन द स्टेज, कोई भी 3 लोग, 3। एक इसको इधर इधर, 2 तो आ गए, तीसरा 3 हो गए क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आप सब, हम सब इधर आइए। ये हमारी ब्लड शुगर है। ग्लूकोमीटर में आप एक बूंद डालेंगे तो एक रीडिंग आएगी। वो रीडिंग कितना भी आ सकता है, 50 आ सकता है, 100 आ सकता है, 150 आ सकता है, 200, 250, कुछ भी आ सकता है। ये रीडिंग से पता चलेगा कि आप डायबिटीज पेशेंट है कि नहीं। सो कंसेंसस ये है प्रेजेंट, मैं इसको डिफाइन करूंगा आगे। इससे ऊपर कोई होगा तो वो डायबिटीज है, इससे नीचे तो वो हेल्दी है। अब मान लीजिए, आइए प्लीज यहाँ खड़े हो जाए, इनका आता है ब्लड शुगर 100, आप इधर खड़े, यहाँ पे आपका आता है लगभग 300, और आप इधर ही रहिए, 300 इधर इनके साथ पास में। अब डायबिटीज का मतलब यह है कि जिसका जितना ज्यादा शुगर लेवल, वो उतना हार्ट डिजीज के करीब, वो उतना मौत के करीब, राइट, ये है डेथ, राइट। जितना कम शुगर लेवल, वो उतना मौत से दूर, उतना हार्ट डिजीज से दूर, उतना किडनी फेलियर से दूर, उतना रेटिनोपैथी से दूर। मतलब ये शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है तो आपका फासला मृत्यु से करीब होता जा रहा है। दैट इज डायबिटीज, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मेरा ब्लड शुगर है 200, तो 250 से नीचे वो 200 हो या 150 हो, इट डजंट मैटर, लेकिन 250 के बाद अब मृत्यु से डिस्टेंस जितना ये बढ़ता जाएगा, वो डिस्टेंस भी उतना घटता जाएगा। दैट इज डायबिटीज। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आप मान लीजिए आप हैं रवि, आप हैं विजय, राइट, और आपने सोचा मुझे मृत्यु से दूर रहना है, तो आप मेटफॉर्मिन लेंगे, फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग जिसे बोलते हैं। कोई भी नया डायबिटीज का पेशेंट होगा, सबसे पहले मेटफॉर्मिन देंगे उनको। तो दवा लेने के बाद आपकी जो ब्लड शुगर है यहां से हटके इधर आ जाती है इनके पास, तो शुगर लेवल कम हो गया, तो क्या इनका रिस्क भी कम हो गया? क्या नहीं हुआ, राइट। तो शुगर कैसे कम हो, रास्ता क्या, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। शुगर कम होना इज बेटर देन शुगर कम ना होना। जिनका शुगर ज्यादा है उनके मौत से दूरी कम है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर शुगर जबरदस्ती कम कर दिया, मेटफॉर्मिन लेके, समथिंग एल्स लेके, तो क्या रिस्क फैक्टर भी कम हो रहा है प्रोपोर्शनेटली? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेडिकल साइंस 1979 में नहीं पूछ सकता था, 1980 में नहीं पूछ सकता था, 90 में नहीं पूछ सकता था, आज पूछ सकता है। सो मंजिल तक पहुंचना ये इनकी मंजिल है, लेकिन पहुंचने का रास्ता क्या है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपने देखा फिल्म में, सिर्फ मंजिल तक पहुंच गए, मेरा शुगर रीडिंग 100 है तो मेरा रिस्क फैक्टर कम हो गया, बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये है, इनका नाम क्या था? विजय, रवि था। विजय ने एक कमाल किया, मेटफॉर्मिन लेके यहाँ पे आ गए। अब इन दोनों में से, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये यहीं पे हैं, इन दोनों में से किसका रिस्क फैक्टर मौत से करीबी, कौन ज्यादा करीब है, विजय या रवि? विजय। ये समझने वाली बात है। आपका जो गोल है वो शुगर लेवल घटाना नहीं है, आपका गोल है मृत्यु से फासले को घटाना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, शुगर लेवल को लो लाना और मृत्यु से दूरी घटाना आर टू डिफरेंट थिंग्स। कैसे कम हुआ, वो रास्ता कौन सा है, दैट मेक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी इन्होंने दवा लेकर अपनी शुगर लेवल इनके पास ले आए, लेकिन रियलिटी में इनके मृत्यु से जो फासला है रियलिटी में वो कहीं यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। अच्छा, इसका सबूत क्या है? सबूत कैसे बनता है? अभी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। आपको एक क्वेश्चन, एक पेपर दिया हुआ है, दिया है सबको?
तो कोई भी सवाल अगर हो तो उसको लिखिएगा वहाँ पे, मेरे 1 घंटे लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर होगा और आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो प्रेजेंट जो कंसेंसस है, आपकी जो बिलीफ है उसका थोड़ा उल्टा भी हो सकता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सारे मेडिकल जर्नल्स मेरे यहाँ पे हैं टेबल पे, जो भी मैं दिखाऊंगा वो टेबल पे ऑलरेडी है, तो वो इसलिए है ताकि आप उसको रेफर कर सकें, राइट। सच्चाई क्या है वो आप और करीब से समझ सकें। ओके, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर लेस डिजीज, नॉर्मल ब्लड शुगर का मतलब 250 से नीचे लेस डिजीज, हाई ब्लड शुगर मोर डिजीज, ये बात समझ आती है, ये यूनिवर्सली है, ज्यादा शुगर है तो आप ज्यादा बीमार पड़ेंगे, ज्यादा मौत से करीब बढ़ेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर से सारी बीमारी होती हैं, क्वेश्चन ये है कि दवाई से कम करने से मेरी रिस्क फैक्टर बढ़ती है या घटती है, वो और बढ़ जाती है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है, इसे कहते हैं मेटा एनालिसिस। पूरे दुनिया में मेटफॉर्मिन फॉर एग्जांपल दवा 1979 के आसपास लॉन्च हुई। जब लॉन्च होती है कोई भी दवा तो 3-4 महीने या 7 महीने या 8 महीने या 1 साल उसको ट्रायल पे रखते हैं 200-300 लोगों पे, और क्या नतीजा आएगा उसको अंदाजा लगाते हैं। अगर 3-4 महीने या 8 महीने में देखते हैं कि नतीजा ठीक ही लग रहा है तो उसको लॉन्च कर देते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट नजर बनाए रखते हैं कि जो इंसान 1 साल तक ले रहा है मेटफॉर्मिन, फिर 2 साल तक ले रहा है, फिर 4 साल, फिर 10 साल, क्या जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं उस दवा से दवा वैसे ही काम कर रही है क्या? दवा के लॉन्च होने के बाद भी अभी लगभग 40 साल हो गए हैं, नजर बनाए हुए हैं। पूरे दुनिया में 13, इसे कहते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, 13 बड़े ट्रायल हुए हैं नजर रखने वाले, और वो ट्रायल को कंबाइन करेंगे तो एक माना जाएगा रिपोर्ट, उसे कहते हैं मेटा एनालिसिस। ये हाईएस्ट है, इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं होता, हाईएस्ट एविडेंस इज मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस ये कहता है, मेटा एनालिसिस ये कहता है कि जिन लोगों ने दवा लिया यानी कि विजय, उनके जो मौत के चांसेस हैं उन लोगों से ज्यादा बढ़ गए हैं जिन्होंने दवा नहीं लिया, शुगर को जैसा है वैसे छोड़ दिया, यानी कि रवि। कितने चांसेस बढ़ गए? वो कुछ इस तरह से है, रिस्क रेशियो इंटरप्रिटेशन कहते हैं। 1 से ज्यादा है कि 1.05, 1.03, 1.04, ये टेक्निकल भाषा में, लेकिन आप इतना समझ लीजिए 1 से ज्यादा का मतलब दवा लेने वाले का रिस्क और बढ़ गया, वो और बीमार पड़ गया, वो मौत के और करीब हो गया, इन कंपैरिजन टू जिसने कुछ भी नहीं किया, ब्लड शुगर ज्यादा है तो भी उसकी परवाह नहीं की। मैं ये नहीं बोल रहा कि ज्यादा होना अच्छा है, ये खराब है, लेकिन दवा लेके कम ले जाना वो और खराब है। लेकिन ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ मेटफॉर्मिन की दवा के बारे में। अच्छा, इसके अलावा हम सारे के सारे मेटफॉर्मिन तो नहीं लेते, और भी कोई दवा लेते होंगे, उनका क्या हाल है? इसके ऊपर भी ट्रायल किया गया, एक मेजर ट्रायल है, इसको कहते हैं एडॉप्ट ट्रायल। 4,360 लोगों पे 4 साल तक ये ट्रायल देखा गया कि बाकी जो दवा लेते हैं, जो लोग ग्लूटाजोन एक्सेट्रा लेते हैं, उनके जो डेथ के चांसेस हैं वो मेटफॉर्मिन से भी ज्यादा खराब, और ज्यादा खराब। मेटफॉर्मिन तो खराब है ही, उससे भी ज्यादा खराब अगर उसके अलावा आपने कुछ और आपका दवा चल रही होगी तो यहाँ पे कंक्लूजन ये आता है, रिड्यूसिंग ब्लड शुगर विद मेडिसिन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर एंड डेथ, ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर मैं इसको फिल्मी भाषा में बोलूं तो कुछ ऐसा होगा, तुम्हें याद है तुम जिस रास्ते पे चले उस दौरान याद क्या हो सकता है? जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई। तो ये आवाज थी रवि की, पहली आवाज थी विजय की, राइट। तो पहला यहाँ पे जो कंक्लूजन आता है वो ये कि आप जिनका शुगर हाई रहता है उनके पास 2 ऑप्शन है, दवा लें या ना लें। दवा नहीं लेंगे तो खराब है, आपके साथ बुरा हो सकता है, और दवा लेंगे तो बुरा होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ये प्रेजेंट कंसेंसस है। पिछले 5 सालों में डायबिटीज की दुनिया में बहुत सारे नए चौंका देने वाले रिपोर्ट्स आए जो बहुत ही ऑथेंटिक हैं, जो डॉक्टर के पास या साइंटिस्ट के पास या मेडिकल साइंस में पहले नहीं था, पिछले 5 साल में, 7 साल में। तो प्रेजेंट कंसेंसस ये कहता है कि शुगर लेवल हाई इज बैड, बट ट्राइंग टू रिड्यूस इट विद मेडिकेशन इज वर्स, राइट। तो सारे मेडिकल जर्नल यहाँ पे हैं, आप सबने साथ दिया, आपको धन्यवाद, और आपके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पे बात आती है करें क्या, व्हाट टू डू नेक्स्ट।
कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक तरीका ही हो सकता है, वो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है, अगर उसको हम देख लें तो सॉल्व करने का तरीका मिल सकता है। तो एक बात तो ये कि दवा खा के सॉल्व नहीं हो सकती, तो करना क्या चाहिए? तो उसके लिए प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होता, ओरिजिन कहाँ से होता, डायबिटीज की शुरुआत हुई कहाँ से? शुरुआत हुई 1979। 1979 से पहले इतना सिर्फ पता था कि ज्यादा ब्लड शुगर का मतलब ज्यादा बीमारी, लेकिन कितना ज्यादा ये स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ था। 1979 में पहली बार ये नेशनल डायबिटीज डेटा ग्रुप एनडीडीजी, उन्होंने कलेक्शन ऑफ साइंटिस्ट एक आंकड़ा दिया पहली बार कि जिन लोगों का ब्लड शुगर 200 से ऊपर है उन्हें डायबिटीज बोलेंगे, और जिनका ब्लड शुगर 200 से नीचे है उन्हें डायबिटीज नहीं बोलेंगे, उन्हें हेल्दी बोलेंगे। क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जिनका शुगर लेवल 200 से ऊपर होता है वही लोगों को ज्यादा हार्ट की बीमारी होती है, वही लोगों को ज्यादा किडनी फेलियर होता है, वही लोगों को ज्यादा आंखों की बीमारी होती है। तो डिसाइड करिए एक फिगर, वो फिगर था 200। ये फिगर WHO ने 1980 में अडॉप्ट कर लिया कि हम इसको प्रचार करेंगे। पूरे दुनिया में क्रिटिसिज्म आया WHO के अगेंस्ट कि आप खुद क्यों नहीं एक बार और फाइंड करके देखते हैं, व्हाई यू आर डिपेंडिंग ऑन एनडीडीजी। तो WHO ने बोला हम फाइंड करके खुद देखेंगे। तो उन्होंने 2 ट्रायल किए, they did 2 ट्रायल्स, और दोनों ट्रायल में उन्होंने देखा कि वो फिगर 200 नहीं था, वो फिगर था 250, 250। लेकिन जब WHO ट्रायल कर रहा था उस वक्त एक और ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, उसका नाम है ADA, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। उन्होंने बोला कि ये काम हमारे ऊपर छोड़ दो, हमें करने दो। उन्होंने इसको किया कि कितना कट ऑफ होना चाहिए, कौन सी फिगर होनी चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए, और उन्होंने फिगर दिया 1997 में, उसको बदल के 126, एक नया कैटेगरी बना दिया, इसका नाम है फास्टिंग। फास्टिंग मतलब क्या होता है, क्लियर? सुबह खाली पेट जो रीडिंग आती है दैट इज कॉल्ड फास्टिंग, और वो रीडिंग अगर 126 से कम है आप हेल्दी हैं, अगर ज्यादा है तो आप बीमार हैं, डायबिटीज है। लेकिन यहां बात रुकी नहीं, 2003 में उसको और कम कर दिया, 100 कर दिया, 100, इट इज मेड 100, यानी कि 100 से ज्यादा हो तो आप डायबिटीज पेशेंट, दवा लेनी चाहिए, कम है तो आप हेल्दी हैं। यहां पे एक सवाल है, सुबह वाला जो शुगर रीडिंग है वो कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू खाना खाने के बाद वाला, यस और नो? यस। लेकिन हमारी बॉडी जैसा हम उम्मीद करते हैं कई बार उस तरह से काम नहीं करती है, अक्सर काम नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये देखा गया है पूरे दुनिया में आधे लोगों को इसका उल्टा है, यानी कि फास्टिंग ज्यादा आता है और बीपी कम आता है। तो वो लोग सोचते हैं मैं तो बीमार हूं, लेकिन आधे लोगों को, मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, फास्टिंग इज मोर देन बीपी पोस्ट पैरेंटल। तो फास्टिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे फेल हो जाता है कि फास्टिंग कम होना चाहिए। अगर हम इसको मानेंगे तो आधी दुनिया को हमें डायबिटीज करार देना पड़ेगा, 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी ऑटोमेटिकली डायबिटीज। खैर, इसके आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने धीरे धीरे करते हुए और नए नए गाइडलाइन डाल दिए, नए नए और कंडीशन डाल दिए कि भाई खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से ऊपर हुआ तो भी डायबिटीज, खाली पेट में 100 से ऊपर हो तो भी डायबिटीज, फिर एक और फिगर आ गया HbA1c 5.6 से ऊपर हो ये भी डायबिटीज। मतलब कई सारे ट्रैप बना दिया अलग अलग, इसमें नहीं फंसेगा तो उसमें फंसेगा, उसमें तो किसी में तो फंसेगा। चाइना की गवर्नमेंट ने इस पे एक रिसर्च किया, एक फंडिंग करके रिसर्च किया, वो ये देखा कि अगर पहली वाली गाइडलाइन को माना जाए तो चाइना के 3.5% पॉपुलेशन विल बी डायबिटिक पेशेंट। अगर आज की तारीख में दूसरी गाइडलाइन जो 1997 में आई थी उसको माना जाए तो 8% चाइनीज पॉपुलेशन आर डायबिटिक पेशेंट। 2003 में जो उन्होंने सजेस्ट किया उस गाइडलाइन को अगर लिया जाए तो 27% चाइनीज पॉपुलेशन आर डायबिटिक पेशेंट, और अभी जो गाइडलाइन है इसको अगर हम माने तो आधी से ज्यादा चाइना इज डायबिटीज पेशेंट। और ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं, बाकी देशों के लिए भी ट्रू है। इंडिया के लिए 10.6% से वो जंप हो गए 37.6% हो गया। यूं मानो कि गोल पोस्ट, फुटबॉल के मैदान में आप गेम हारना नहीं चाहते तो आपने क्या किया, अपने गोल को छोटा करना शुरू कर दिया, और गोल पोस्ट को इतना छोटा कर दिया कि फुटबॉल के साइज से भी छोटा। कितना भी बड़ा दुनिया का खिलाड़ी हो वो आपको हरा नहीं सकता। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। लेकिन ये हो यहां पे इसका पुख्ता सबूत वो क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। एडीए गाइडलाइन, आज आप डायबिटीज है या नहीं, पेशेंट है कि नहीं,
वो डिपेंड करता है इस क्राइटेरिया के आप अंदर हैं या बाहर हैं। इनसे कम तो डायबिटीज नहीं, इनसे ज्यादा तो डायबिटीज, सिंपल। अब इनमें से 100 वाले को पकड़ते हैं और 140 वाले को पकड़ते हैं। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन को सवाल पूछा गया कि ये 100 का फिगर और 140 का फिगर आया कहां से? कहीं से तो आया होगा ना? क्या अनुमान लगा सकते हैं उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था हमें ऐसा लगा, हमें ऐसा लगा। फिर पूछा लगने के पीछे तो कुछ होगा ना? उनका जवाब था लगने के पीछे कुछ है नहीं, हमने सोचा नहीं वहां तक अभी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं जिस चीज को आप पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई भगवान का दिया हुआ ये नंबर होगा, वो बिल्कुल उसका कोई बेसिस नहीं है। अच्छा, वो जवाब कहां छपा? वो इनके ही जर्नल में छपा, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का जो डायबिटीज एसोसिएशन जर्नल है उसी में ये छपा। उसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में है, आप में से कुछ लोग चाहिए इसको रिपोर्ट। इसमें अगर पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि हमें पता नहीं है ये कैसे आया, हमें ऐसा लगा। और क्या होने वाला पेशेंट साहब वो आगे देखते हैं, वो तब पता चलेगा। ये लिखा है ये, और ये मेडिकल जर्नल इनके ही जर्नल का पेपर है ये कुछ कॉपीज हैं थोड़ा। तो बोलने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जर्नल में जो आया ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिस चीज को हम बैठ के पत्थर की लकीर मान के चल रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा हो तो बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं देखता हूँ कई सारे पेशेंट, वो पेशेंट नहीं है इन रियलिटी, दे आर हेल्दी पीपल, वो स्वस्थ है, लेकिन वो स्वस्थ मानने को तैयार नहीं, क्योंकि रीडिंग नहीं बता रही ना, डॉक्टर नहीं बोल रहा है ना, उसका दिल क्या कह रहा है, उसका हार्ट क्या कह रहा है, उसको कैसा फील हो रहा है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन क्या बोल रही है। ये रीडिंग उनको चाहिए। मेरे कितने पेशेंट है बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं ठीक हूं बिल्कुल, लेकिन मेरी रीडिंग ये ले आओ। तो मेरे पास नहीं फॉर्मूला है रीडिंग लाने का, ठीक करने का फॉर्मूला तो है, बट ये रीडिंग कैसे आएगा? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये रीडिंग का जो सच्चाई है वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। वो जस्ट एक सुपरफिशियल नंबर है, इट इज जस्ट अ नंबर विदाउट एनी बेसिस, राइट? देयर इज नो बेसिस अबाउट इट। तो मैं यहां पे बता रहा था कि आधी दुनिया में 50% लोग ऐसे हैं जिनका फास्टिंग ज्यादा होता है और पोस्टप्रांडियल कम होता है, और ऐसे लोगों को बोलते हैं, इसे कहते हैं डॉन फिनोमिना। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका फास्टिंग ज्यादा आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि बीमार है आप। तो फास्टिंग कम होना चाहिए और पीपी ज्यादा होना चाहिए, ये एक स्पॉन्सर्ड एजुकेशन है, इट इज नॉट अ रियल एजुकेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कई बार कुछ पेशेंट पूछते हैं डॉक्टर साहब सुबह का मेरा फास्टिंग ज्यादा क्यों आता है, रात भर से तो खाया नहीं। मैं बोलता हूं हो सकता है नींद में खा लिया, कुछ पता नहीं चला आपको, ऐसे ही तो लगता है। देखिए होता क्या है, स्पेशली जो लोग दिमाग का काम करते हैं, सोने से जब सुबह उठने से पहले आपका लिवर को यह पता है कि उठते ही आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी की जरूरत होने वाली है, आप बहुत सारा दिमाग का काम करने वाले हैं, फिजिकल काम करने वाले हैं, और ब्रेकफास्ट आप थोड़ी देर बाद करेंगे, मतलब उसके उठने के आधे घंटे बाद। उस दौरान आपका लिवर चाहता है कि बॉडी एनर्जेटिक रहे। आपके उठने से पहले आपकी लिवर में जो स्टोर शुगर ऑलरेडी था, लिवर थोड़ा सा शुगर वो रिलीज कर देता है आपके ब्लड में। तो सुबह जो फास्टिंग आप करेंगे वो कल रात के पीपी से भी ज्यादा आएगा। गेटिंग द पॉइंट, राइट? इसीलिए लिवर को सेकंड ब्रेन माना जाता है। इसके लिए लिवर ब्रेन से परमिशन नहीं लेता, इट डज ऑन इट्स ओन। वो ये देखता है कि आपकी दिनचर्या क्या है, राइट? और अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करता है कि सो के उठने के बाद आपका शुगर वो रिलीज करे कि नहीं करे, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी रहे। तो ये कोई बीमार आदमी का निशानी नहीं है, इट इज एन इंटेलिजेंट लिवर, इट इज अ सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, राइट? सो इसीलिए बहुत सारे लोग हैं कि रात को सोने से पहले जितना उनका शुगर लेवल था, सुबह उठने के बाद उससे ज्यादा मिलता है, और वो परेशान होते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि बॉडी की अपनी एक मैनेजमेंट है, वो बॉडी करे तो अच्छा, हमें ज्यादा उसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है, लेट इट डू इट। इसीलिए भगवान ने एक लीवर दिया है। आपने सुना वो 2.5 किलो का, वो क्या था? एक्चुअली लीवर इज 2.5 किलो का, हाथ नहीं है। भगवान ने जो हेवीएस्ट ऑर्गन बना वो लीवर है, दैट इज 2.5 किलो का। हार्ट जो है दैट इज जस्ट 250 ग्राम का, उसका भी 10 गुना, राइट? सो लीवर ये डिसाइड करता है कि कब आपका शुगर कितना होना चाहिए, इट इज डिसाइड बाय द लिवर, राइट? तो हम जब दवा लेते हैं तो लिवर के काम में टांग अड़ाने वाला काम करते हैं, राइट?
क्योंकि हमारे दिमाग में फिगर घुस गया है कि ये 100 या 150 व्हाटएवर, वो फिगर जब तक मैच नहीं करेगा मैं अपने आप को हेल्दी नहीं मानने वाला, राइट। सो वो जो फिगर है उस फिगर पे काम करना, उसको उसकी सच्चाई जानना, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, HbA1c। इस 5.6 से ज्यादा जिसका HbA1c होगा उसे हम डायबिटीज मान लेंगे, खतरनाक, बीमार, और उसको दवा पे रहना चाहिए। इससे नीचे जिसका हो वो ठीक है। वो HbA1c होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल में से एक होता है इंपॉर्टेंट सेल, रेड ब्लड सेल, ये हमें पता है। और रेड ब्लड सेल के साथ जो शुगर वो ट्रेवल करने के लिए चिपक के रहता है, राइट। लेकिन उस चिपकने का भी एक मैक्सिमम मिनिमम लेवल है। जैसे एक मोटरसाइकिल में कभी एक बैठ सकता है, कभी दो बैठ सकता है, लेकिन दो से ज्यादा बैठेगा तो खतरनाक है। सिमिलरली बॉडी ने अलाउ किया है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर ही उस पर ट्रेवल करे और चिपक के रहे। एंड व्हाट इज दैट अमाउंट, दैट इज 100 रेड ब्लड सेल में 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल शुगर वो चिपके तो आपका जो रीडिंग आएगी HbA1c दैट विल बी 6%, परसेंटेज में होता ना ये, राइट। तो ये मान लिया जिससे 6 से ज्यादा है 7%, यानी कि वो डायबिटीज, जिससे कम है तो वो डायबिटीज नहीं, ऐसा मान लिया। यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, ये रेड ब्लड सेल जो है हम सबकी बॉडी में, इसकी जो एज है, एनीबॉडी कैन गेस इसका उम्र कितनी होती है? 120 दिन है ना, 120 डेज, तो 120 दिन है। लेकिन जो ये माना जाता है इस कैलकुलेशन में कि 120 दिन सबके बॉडी में रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन है, तो ये कैलकुलेशन ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि हम सबके बॉडी में जो रेड ब्लड सेल है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो 60 से लेके 120 के बीच में कुछ भी हो सकती है। यानी कि जिसके बॉडी में 60 अगर रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन होगी, उसके बॉडी में HbA1c हमेशा डबल दिखाएगा, 10 दिखाएगा, 11 दिखाएगा, 12 दिखाएगा, और उससे लगेगा चाहे उसका रोज का ब्लड शुगर 150-200 क्यों ना हो। तो HbA1c को किसी ने भी, WHO ने, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने कभी भी एक क्राइटेरिया, पुख्ता क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज नहीं माना है, नहीं माना है। हाँ, HbA1c का टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे ये डिसाइड करना कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है, दैट इज नॉट universally accepted by any organization of the world except one organization, and that is ADA, American Diabetes Association के अलावा किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया, बल्कि लोगों ने क्रिटिसाइज किया। HbA1c टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस टेस्ट का कोई बेसिस नहीं है, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए, आपके रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जांपल, इस बार आपका HbA1c 7 आया और 3 महीने बाद कराया तो 6 आया, इसका मतलब 3 महीना आपका बेटर रहा पिछले। कंपैरेटिव, राइट, आपके अपने कंपैरिजन के लिए पिछले से आपका ब्लड शुगर का जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म है वो कैसा है। लेकिन ये सोचना कि मेरा अगर 10 है HbA1c तो मैं बीमार हूं, अगर वो 6 है तो मैं हेल्दी हूं, ये कोरिलेशन नहीं हो सकता। वो कोरिलेशन हो सकता है अगर आपको ये पता हो कि आपके रेड ब्लड सेल की उम्र कितनी है। क्या किसी को पता है आपसे? क्या कोई ऐसा कोई डायग्नोस्टिक है जिससे ये पता चलता है एग्जैक्टली कि आपका रेड ब्लड सेल की आयु 100 दिन है, राइट? वो कैलकुलेशन है नहीं हमारे पास। तो HbA1c कैनॉट बी अ डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज, राइट? तो ये टेस्ट तो फालतू का टेस्ट है, इसकी तो कोई बेसिस नहीं, और वो ये मैं नहीं कर रहा, ये WHO खुद कह रहा है, सिर्फ ADA ने इसको प्रमोट किया है। अब ये ADA है कौन? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है क्या? इसको समझने के लिए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन इज कंट्रोल्ड एंड फंडेड बाय ये सारा ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? वो जो डायबिटीज दवा बनाते हैं। कुछ बात समझ आ रही है यहाँ पे? उनके मंशा, अगर नहीं समझ आ रही तो आगे करते हैं। आप गूगल में जाइए, amazon.com में जाइए और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की किताबें खरीदिए, कोई भी किताब कि उसकी फूड क्या है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की किताब आप गूगल में जाके खरीदेंगे, अमेजन में जाके खरीदेंगे तो उसकी किताब है कि डायबिटीज को ठीक करने के लिए पिज्जा खाइए, डायबिटीज ठीक करने के लिए कोक खाइए, बर्गर किंग में जाइए, डोमिनोज पिज्जा में जाइए, KFC में जाइए और मैकडॉनल्ड में जाइए। ये किताब में है, किसके? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के। अभी भी आपके पास नेट है, अभी देख लीजिए, अभी मिल जाएगा, राइट? तो एड्रेस दिया हुआ है कौन कौन से मैकडॉनल्ड जा सकते हैं जहां का खाना खाने से आप हेल्दी रहेंगे। कुछ बात समझ आ रही है? मंशा समझ आ रही है? थैंक यू। जिनको अभी भी नहीं समझ आ रहा तो मैं थोड़ा और उदाहरण दे दूं। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन दे सपोर्ट
these ऑर्गेनाइजेशन, ये उनके वेबसाइट में जाइए, वो इन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है, पेप्सी को सपोर्ट करती है, कोको सपोर्ट करती है, कैडबरी को सपोर्ट करती है। वो बोलती है खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए। क्या मनुष्य समझ रहे हो, क्या चाहते हैं, सब लोग ठीक हो जाए डायबिटीज से। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वो चीजें जो पब्लिकली है, राइट। और बदकिस्मती से मैं भी अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ, लेकिन ये इंडिया का दुर्भाग्य है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन को फॉलो करती है। ये भारत का दुर्भाग्य है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट। तो उनकी जो भाषा होती है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की, वो भाषा इज द सेम लैंग्वेज एज ऑफ अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पुख्ता उदाहरण दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट जूस पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन कहती है ट्रॉपिकाना वाला फ्रूट जूस पीना ही अच्छा होता है, ये पेप्सी वाला होगा तो ही अच्छा है। ये क्या बात बनी भाई? आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ट्रॉपिकाना की ऑरेंज जूस है और ये ऑरेंज है, इसका जूस बनाएंगे, क्या वो जूस और ये ट्रॉपिकाना का जूस क्या एकदम सेम होगा? नहीं। कैसे डिफरेंट है? ये एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप कोई भी ऑरेंज का जूस निकालेंगे या कोई भी एप्पल जूस या कोई भी जूस निकालेंगे फ्रेश, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो माइक्रोस्कोप में जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। कोई भी फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस माइक्रोस्कोप में रखेंगे फ्रेश, इट विल लुक लाइक दिस। ये जिंदा है कि मुर्दा है? इट इज लिविंग। अब आप ट्रॉपिकाना का जूस रखेंगे, पैक जूस रखेंगे, डू यू थिंक वो ऐसे दिखेगा? इट इज अ डेड फूड, राइट। अब जो हिम्मत वाले वो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगले 3 दिन के लिए। अगले 3 दिन के लिए जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए फॉर नेक्स्ट 3 डेज। आप प्रण लीजिए फॉर नेक्स्ट 3 डेज आप जब भी भूख लगेगी सिर्फ ऑरेंज जूस पिएंगे, फ्रेश ऑरेंज का जूस, दिन में कम से कम 5 लीटर, और ऐसा 3 दिन। कितने लीटर हो गए? 15 लीटर। यू बी सरप्राइज्ड, 3 दिन के अंदर बिना दवाई के आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा। 3 डेज। और जो लोग डायबिटिक नहीं है, हेल्थी ऑलरेडी हैं, वो एक और एक्सपेरिमेंट कीजिए 3 दिन के लिए, 3 डेज के लिए, जब भी भूख लगेगी आप ये ट्रॉपिकाना लेंगे, कम से कम 5 लीटर एक दिन में। मैं शर्त लगा सकता हूँ 3 दिन में उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 300 पार करेगा ही करेगा, शर्त लगा सकता हूँ। मैंने कई बार अपने ऊपर करके देखा है। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोबडी एल्स। तो सवाल आता है हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज घर जाके में क्या करना है? तो यहाँ आती है प्रैक्टिकल। यहाँ से जाएंगे तो व्हाट शुड वी डू, हाउ टू स्टार्ट। अपनी कमांड कैसे अपने हाथ में वापस लेना है। इसके पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। पहले ये तो पता चले हम बीमार है भी कि नहीं, दैट इज बिग क्वेश्चन, राइट। तो डायग्नोस कैसे करना बीमार है कि नहीं, इसके लिए मैं अगला 6-7 मिनट लूंगा। फिर अगर हम बीमार हैं तो अगला ठीक कैसे होगा, इसके लिए मैं अगला अबाउट 10 मिनट लूंगा। उसके बाद आएगा क्वेश्चन आंसर राउंड, जिसमें आप जितने चाहे सवाल पूछ सकते हैं, जो भी मैंने बताया उससे जुड़े हुए। तो पहले आता है डायग्नोसिस, हाउ टू नो दैट यू आर सिक। ये कैसे डिसाइड करें कि आप बीमार हैं। उसके लिए डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस की शुरुआत में कैसे पता चलता था, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया 1979 में जब ये डिसाइड किया गया कि देखें कि कितने से ऊपर अगर ब्लड शुगर होता है तो लोग बीमार पड़ना शुरू कर देते हैं, तब नेशनल डेटा डायबिटीज डेटा ग्रुप ने ये देखा। उन्होंने 1213 राइट 1213 लोगों को कुछ साल तक फॉलो किया, 5-6 साल तक उन पर नजर रखी, उनका ब्लड शुगर लेते रहे और देखा कि उनमें से सिर्फ 77% ऐसे हैं जिनको आंखों की बीमारी हो गई। और उन्होंने ये पाया इन 77 लोगों में एक बात कॉमन है कि इन सब का ब्लड शुगर जो है वो 200 से ऊपर था, और बाकी जो बीमार नहीं पड़े आंखों की बीमारी उन सब का ब्लड शुगर 200 से नीचे था। तो क्लियर हो गया कि 200 से ऊपर अगर ब्लड शुगर हो तो बीमार पड़ जाता है इंसान, आंखें खराब हो सकती हैं, बॉडी के और ऑर्गन खराब हो सकती है। तो यहां से आया स्टैंडर्ड पहली बार। लेकिन जैसे मैं आपको बताया कि WHO ने खुद ही सोचा कि हम खुद भी करके देखते हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड ठीक है, आफ्टर ऑल पूरी दुनिया को उसको अनाउंस करना है। तो WHO ने 2 पीमा इंडियन एंड ऑरियंस 2 अलग अलग सिविलाइजेशन पे ये टेस्ट किया, ट्रायल किया, कुछ साल तक उनको फॉलो किया और देखा
कि जिनका शुगर लेवल 250 से ऊपर है उन्हीं को कॉम्प्लिकेशन आते हैं। 250 से ऊपर, 200 से ऊपर नहीं था, 250 से ऊपर था। अच्छा 200-250 का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है। मान लीजिए मेरे बॉडी में मेरा वेट है 70 kg, अगर मैं सारा खून निकाल के अगर बाहर निकाल दूं तो मेरे बॉडी में करीब 5 लीटर खून है, 5 लीटर, 5 लीटर। तो ऐसे कितने बॉटल चाहिए मुझे? 5 बॉटल चाहिए मुझे। अब अगर मैं एक बूंद इसमें से निकालूं और निकाल के अगर वो ग्लूकोमीटर में डालूं तो रीडिंग अगर आती है मेरी 200, इसका मतलब मेरे ब्लड में 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। अगर आपकी रीडिंग आती है 300 ग्लूकोमीटर में, इसका मतलब आपके खून में हर लीटर में कितना ग्राम शुगर होगा? 3 ग्राम शुगर होगा। लेकिन WHO के इस रिपोर्ट के अनुसार 2.5 ग्राम से नीचे का शुगर हो, यानी कि 250 से नीचे रीडिंग हो, तो यानी कि आपको कोई खतरा हार्ट डिजीज का या किडनी फेलियर का उतना कुछ खास नहीं है। WHO ने देखा। लेकिन इसी दौरान बहुत सारे और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने ढंग से रिसर्च किया, वो ये लिस्ट है पूरी, और सबने ये देखा, किसी ने देखा 231 से ऊपर वालों को ही बीमारी ज्यादा होती है, किसी ने देखा 228 से ऊपर वालों को होती है। सबने ये सारी लिस्ट है। लेकिन एक चीज, इनमें से एक रिसर्च ज्यादा उभर के आया, जिसका उल्लेख ज्यादा मेडिकल जर्नल में किया गया, ज्यादा लंबे समय तक किया गया, आज भी किया जाता है, और वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज 1982। इन्होंने ये दिखाया कि जिनका 227 से नीचे ब्लड शुगर है उनमें से एक को भी कोई बीमारी नहीं थी, और जिनका 227 से ऊपर ब्लड शुगर था उन्हीं में से 17% लोग, उनमें से भी 17% लोग बीमार थे, 17% लोग, राइट। तो यहाँ पे फिक्स हो गया कि 227, यानी कि अगर आपकी ब्लड की रिपोर्ट की ग्लूकोमीटर रीडिंग कितनी आनी चाहिए? 227। लेकिन ये तब जब ब्लड आप यहां से निकाले, वेन से निकाले, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट वेन से निकले हुए हैं। लेकिन आप जब ग्लूकोमीटर में घर पे टेस्ट करते हैं, कहां से निकालते हैं ब्लड? वेन से निकालते हैं, फिंगर से निकालते हैं? फिंगर से। WHO ने बोला कि अगर आप फिंगर से निकालते हैं तो हमेशा रीडिंग लगभग 10% ज्यादा आएगा। तो यानी कि तब इसको 10% बढ़ा देना है, तो कितना होगा? लगभग 250, राइट। या तो वेन से निकालिए 227, अगर फिंगर से निकाल रहे हैं तो 250। आप एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखिए, दोनों जगह से निकालिए, आप देखेंगे कि फिंगर टिप से जो निकला हुआ होगा उसकी रीडिंग ज्यादा होगी। जब भी कभी लैब में चेक होता है तो वो यहाँ से लेते हैं, राइट, वेन से लेते हैं। जब भी आप खुद चेक करते हैं तो आप फिंगर से लेते हैं। तो सवाल जवाब में लिखिए, राइट, आपके दिमाग सवाल आने जरूरी है। कीप ऑन राइटिंग, राइट। तो अब रूल ये बन गया कि अगर आपकी शुगर 250 से ऊपर है, गर्मी का मौसम है, आपकी उम्र 50 साल से कम है, राइट, तो 250 से ऊपर है तो आप डायबिटीज है। गर्मी के मौसम में 50 साल से कम उम्र वालों के लिए ये जो सारे एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाए, स्पेशली जो लास्ट वाला था, वो जब हुआ, वो जहां पे हुआ वहां पे टेम्परेचर था 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्दी में ह्यूमन, इंसान का, सारे जानवरों का ब्लड शुगर लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए सर्दी में ज्यादा डायबिटीज डायग्नोज होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बीमार नहीं हुए, वो नेचुरल है बॉडी के लिए। सर्दी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा 10%, तो सर्दी में ज्यादा लोग डायबिटीज ज्यादा डायग्नोज होते हैं। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट मैंने दिखा, स्पेशली द लास्ट वन, वो हुआ 25 साल से 50 साल के लोगों के बीच में ही, तो वो उन्हीं के लिए वैलिड है, गर्मियों में ही। तो गर्मी के मौसम के लिए वैलिड है। अगर सर्दी का मौसम हो तो 10% और बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आप 50 साल से ऊपर आपकी आयु है तो 10% उसके ऊपर और बढ़ाना पड़ेगा, राइट। यानी कि 300 से नीचे नहीं चाहिए, मान लीजिए 300 से नीचे नहीं चाहिए। ये जो मेडिकल जर्नल कहते हैं, ये सारे रिपोर्ट मेरे पास है, दैट इज सेज। यानी कि जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं ब्लड शुगर को, वो है विंटर, बढ़ जाएगा 10%। 50 साल की उम्र के बाद जो 60 साल का हो वो थोड़ा और बढ़ जाएगा उम्र के साथ साथ। बुखार, जब भी हम बीमार पड़ते हैं, बुखार होता है, जब बुखार कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बुखार में जैसे बॉडी टेम्परेचर को रेज करता है, ताकि टेम्परेचर रेज रहेगा तो वो उस जंग से लड़ पाएगा। सिमिलरली बॉडी उस वक्त ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा के रखता है, ताकि जिन जिन सेल्स को एनर्जी की इमीडिएट जरूरत हो तो एकदम वो सेल वो एनर्जी कैच करे। तो उस वक्त बढ़ा हुआ शुगर इज नॉट डायबिटीज। अब यहाँ पे एक चौंका देने वाली बात, डायबिटीज टाइप 1, दोनों में फर्क पता आपको? जो छोटे बच्चे होते हैं आजकल, वो डायबिटीज जब उनको डायग्नोस होता है उनको कहते हैं टाइप 1,
क्या टाइप 1 उनको कहते हैं जिनको इंसुलिन के बिना उनका काम नहीं चलने वाला, टाइप 1। छोटे बच्चे इंसुलिन के बिना काम नहीं चलेगा, टाइप 1, राइट। तो मेरे पास जब टाइप 1 के बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे डायबिटीज वाले, यहाँ है कोई है कुछ, राइट, टाइप 1। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि जब आपको डायग्नोस हुआ डायबिटीज, वो कैसे हुआ, उससे पहले क्या था? तो लगभग सारे लोग मेमोरी में याद करते हैं तो बोलते हैं कि उससे पहले हम बीमार पड़े थे, फिर दवा लेनी शुरू की, बीमारी ठीक हो गई, फीवर वगैरह था वो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद शुगर चेक किया एकदम हाई था। इसी इट इज कॉल्ड ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज, यानी कि दवा के असर से डायबिटीज होना, राइट, ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज। वो डायबिटीज थी नहीं उसको, वो शुगर लेवल नॉर्मल रहता था, बीमार पड़ा बच्चा, ओवरडोज दे दिया, फीवर आया तो ओवरडोज दे दिया, फीवर तो कम हो गया, लेकिन द पैनक्रियाज इट आल्सो स्टॉप वर्किंग, दैट इज कॉल्ड ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज। तो जो भी लोग लंबे समय तक दवा लेते हैं तो उनका बॉडी की जो ब्लड की मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, वो गड़बड़ हो जाती है, दैट्स कॉल्ड ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज। यहाँ पे आगे समझाने के लिए, आगे का जो रास्ता है उसके लिए मैं प्रेरणा लूंगा हमारे आरपी पांडे जी से। जब इसका हम डिसाइड कर रहे थे तो हमारे पांडे जी ने एक सजेशन दिया कि इसमें जो आप बोलते हो काफी सारी चीज तो हमारे प्राचीन टेक्स्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है या महाभारत में लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, तो उनका रेफरेंस क्यों नहीं देते आप? तो मैंने डिसाइड किया बाबू जी कि इस बार मैं वो रेफरेंस दूंगा। तो आगे के जर्नी के लिए आपके लिए मैंने बनाया है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का मतलब पता है आपको? यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स हैं जिनके पास ये है, है ना, आपके पास ये है बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो आप ये सुदर्शन चक्र है, ये आपको भी अपनी सीट पे मिल जाएगा, और ना मिले तो बाद में मिल जाएगा। ये चक्र है सुदर्शन, वो विष्णु जी के पास चक्र था जिससे दुश्मनों का सफाया करने के लिए, हमारा दुश्मन डायबिटीज है, उसके लिए सुदर्शन चक्र मैंने बनाया है। और इससे सुदर्शन, सुदर्शन मतलब गुड विजन, ठीक से देख नहीं पा रहे हैं हम, लेकिन वो बात क्या है ठीक से समझ आएगी, इसीलिए मैंने इसका ये नाम रखा डायबिटीज का सुदर्शन चक्र। ये आपके हाथ में भी आने वाला है, राइट, प्लीज हमारे जो वॉलंटियर्स हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और इसके थ्रू मैं ये समझाऊंगा कि आज घर जाके 3 स्टेप्स में आप लोग एग्जैक्टली क्या करना है। दवा से कैसे तेजी छुड़ाएं, नंबर 1, और ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड प्रेशर लेवल को, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज कैसे करें। आपके पास आएगा ना, एक लेके आगे आप फॉरवर्ड कर दीजिए, एक लेके पास ऑन कर दीजिए, एक लेके पास ऑन कर दीजिए आगे। टेक 1 एंड देन पास ऑन टेस्ट। ये ना, ये जिनके पास पेन है वो ये इससे डेमोन्स्ट्रेशन ये करने वाला हूं मैं। तो पेन में ऐसे लगाना है, so put like this। जिनके पास पेन है they can do it like this, वो ऐसा 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 ले ले, है कुछ लोग पेन, तो आपको बात समझ आ जाएगी कि दवा बॉडी में जाती है तो किस तरह से काम करते हैं। लोग अंडरस्टैंड इफ यू हैव पेन एंड यू कैन होल्ड इट लाइक दिस। जिनके पास नहीं है वो मेरे पास ये देखेंगे, घर जाके करेंगे वो। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी गॉट इट, राइट। जिनको नहीं मिला डोंट वरी, हमारे पास बहुत सारे हैं, जब बाहर निकलेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप देखिए इसको, समझिए इसको। यहाँ पे जिसमें किताब का फोटो बना है उस साइड को ऊपर रखिए, और यहाँ देखेंगे तो लाल कलर को देखिए, रेड में, रेड वाला कोने को देखिए, ये है हाइपरटेंशन की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई। ध्यान समझिए इस बात को। हमें से बहुत लोग हैं जो पिछले 15 साल, 20 साल से, 25 साल से ये दवाई ले रहे हैं। मान लीजिए मैं ये ऐसे बैलेंस कर रहा हूँ, एक हाइपरटेंशन को यानी कि ब्लड प्रेशर घटाने के लिए मैं दवाई लेता हूँ। जैसे ही मैंने दवाई डाला तो क्या हुआ, ये तो नीचे आ गया, लेकिन क्या हुआ, बाकी दोनों कोने ऊपर जाते हैं। मेडिकल साइंस में बॉडी यही एक्सप्लेन करके ऐसे काम करती है। जैसे ही आप दवा लेंगे हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अब आप डॉक्टर पास जाएंगे, आप क्या करेंगे, डॉक्टर बोलेगा कि शुगर की दवा लो। शुगर की दवा जैसे ही लेंगे दबाने के लिए तो क्या हो रहा है, बाकी दोनों बढ़ जाएंगे।
फिर दोबारा जाएंगे, क्या करेंगे? तो वो होता ना, आपने देखा वो सब्जी वाला थोड़ा बैलेंस करने के लिए उसके पास वो खत्म हो जाते हैं तराजू में, तो वो पत्थर से बैलेंस करता है, अंदाजे से बैलेंस करता है। फिर बोलेगा कि ऐसा करो कोलेस्ट्रॉल की दवा लेना शुरू कर दो। जैसे ही आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल घट रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज दोनों बढ़ जाएगी, राइट? ये एक लेंगे क्योंकि ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए पूरे दुनिया में देखा गया है कि 73% ऑफ द पॉपुलेशन जो लोग दवा लेते हैं वो कभी भी एक दवा नहीं लेते, वो हमेशा 2 दवा लेते हैं या 3 दवा लेते हैं, सेट में लेते हैं। 73% of the world population they take of the diabetic population they take hypertension medication as well, दोनों को दोनों। आप में से भी कई लोग ऐसा बोलेंगे कि हाँ पहले डायबिटीज की दवा शुरू की थी, कुछ साल में हाइपरटेंशन वाली दवा भी जुड़ गई। या आप इसका उल्टा बोलेंगे कि हाँ पहले हाई बीपी की दवा चलती थी, 2-4 साल बाद डायबिटीज की दवा जुड़ गई। तो वो जुड़ना इज नॉर्मल और इट इज मेडिकली प्रूवन। पूरे दुनिया में बहुत सारे ट्रायल हुए, ये पूरी ट्रायल की लिस्ट है, अलग अलग हाइपरटेंशन की दवाओं का नाम लिखे हुए हैं। और ये देखा गया कि हर हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेते ही कुछ एक महीनों में उस इंसान का जो शुगर लेवल बढ़ जाता है, फिर फाइनली वो शुगर की दवा लेता है उसको कंट्रोल करने में, फिर ये बढ़ जाता है। और जब दोनों लेता है तो तीसरा कौन सा रह गया? वो बढ़ जाता है। तो तीनों का एक सेट है। तो अब ठीक इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल का है कि जितने भी लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन लीड्स टू डायबिटीज। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कॉकरेन बोल रहा है, कॉकरेन 2015। मैंने बोला था आपको कि पिछले 5 साल में बहुत सारे नए रिसर्च सामने आए हैं जो पहले नहीं आ सकते थे। वो पहले इसलिए नहीं आ सकते थे, जब भी कोई दवा लॉन्च होती है दुनिया में तो छोटे ट्रायल होते हैं, 3-4 महीने के 200-300 लोगों पे। लेकिन वो दवा लगातार 10 साल तक कोई लेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 दशक तक लेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। तो वो वक्त अब आ गया है। वो सारी दवाएं जो पहले लॉन्च हुई थी 20 साल 30 साल पहले, वो 20 साल 30 साल का कलेक्शन जो है वो नतीजा अब आया है, राइट? आज से 5 साल पहले नतीजा नहीं था। तब तो ये था कि कोलेस्ट्रॉल की दवा कोलेस्ट्रॉल घटाती है, लेकिन और क्या करती है, वो अब आया बिकॉज नाउ द कलेक्शन इज देयर, राइट? तो बोलने का मतलब ये है कि अगर एक भी दवा लेंगे तो दूसरे दवाओं के ट्रैक में आना वो नॉर्मल है, जैसा आप एक्सपीरियंस करते भी हैं। तो अब हमें करना क्या है, आज घर जाके क्या करना है? स्टेप 1। ये स्टेप 1 के लिए इसके पीछे उल्टे साइड पे देखिए, स्टेप 1 ढूंढिए। स्टेप 1 इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में आपको क्या करना है, ये बड़ा ध्यान समझने की बात है। जो लोग डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की और कोलेस्ट्रॉल दवा लेते हैं, स्टेप 1 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के लिए वो दवाइयां छोड़ दीजिए। जैसे छोड़ने का नाम लिया, कई सारे लोगों का दिल एकदम दहक जाता है, बाप रे कुछ हो गया तो क्या होगा। देखिए मेडिकल साइंस नहीं कहते, कहीं नहीं लिखा कि छोड़ने से कुछ होगा, कुछ खराब होगा, कहीं नहीं लिखा, राइट? छोड़ने से एक ने बोला क्या आप जिम्मेदारी लेंगे क्या, कुछ हो गया तो? देखिए एक बात समझिए, अभी जब दवा ले रहे हैं आप, कुछ होगा तो किसने जिम्मेदारी ली हुई? अभी भी किसी ने नहीं ली। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हेल्थ की सिर्फ आपकी है। उल्टा डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तो बोलेंगे लिख के दे दो भाई, अगर सर्जरी में कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार हैं। वो तो लिख के उल्टा ले लेते हैं आपसे। कोई भी सर्जरी कराते हैं लिख के देना पड़ता है, अगर आप मर गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और ये बता दो डेड बॉडी किसको भेजा जाए, पैसे कहां से मिलेंगे। तो ये जिम्मेदारी वाली बात सिर्फ आप ही के लिए है भाई, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी जिंदगी है। मेडिकल जर्नल वो आपको पढ़ना है, वो आपके पैसे, वो आपका हेल्थ है। कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं थी, राइट? अभी भी जो लोग दवा ले रहे हैं, वो उनका हार्ट अटैक आता है, उनको किडनी फेलियर होता है, सारा कुछ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की कहां है? तो ये जो सोच है, ये जो एक तो ये जो एक सोच है, एक वहम है कि भाई मैं दवा ले रहा हूं तो आई एम प्रोटेक्टेड समवेयर, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ, ये वहम से चल रहा है। ये सिर्फ एक वहम है, सच्चाई नहीं है इसमें। तो स्टेप 1 फॉर 48 आवर्स, 2 दिन के लिए जितनी सारी दवाइयां हैं, आप जिंदा है दवाई की वजह से नहीं है, फॉर श्योर, राइट? जितनी सारी दवाइयां, स्पेशली हाई बीपी की, हाई कोलेस्ट्रॉल की और डायबिटीज, ये तीनों दवाइयां तो कम से कम 2 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, राइट? आपको खुद ही लगेगा कि 2 दिन में एहसास अच्छा होगा। 2 दिन बाद आप अपना ब्लड शुगर टेस्ट कीजिए, यानी कि 2 दिन में वो दवाई का असर निकल गया है। अब जो ब्लड शुगर है वो रियल ब्लड शुगर है। अगर तो वो ब्लड शुगर, खाना पेट भर के खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लीजिए, अगर तो वो 250 से कम आता है तो आप पेशेंट थे ही नहीं कभी,
You were never a patient. वो तो यूं ही ले रहे थे आप, राइट? सिमिलरली अगर 2 दिन हाइपरटेंशन की दवाइयां छोड़ने के बाद आप हाइपरटेंशन की आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और ब्लड प्रेशर 160/100 से नीचे आता है, तो स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मली? 120/80। आपको जान के हैरानी और ताजुब होगी, मेडिकल साइंस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 120/80 से ऊपर हो तो दवा लेनी चाहिए, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, नोवेयर। ये फिगर आया कहां से फिर? इट इज द ड्रग इंडस्ट्री के ब्रोशर में लिखा हुआ है। ड्रग इंडस्ट्री के ब्रोशर में, मेडिकल इंडस्ट्री एक अलग है, मेडिकल साइंस एक अलग है। मेडिकल साइंस में जो लिखा है वो ये लिखा है कि 160/100 से ऊपर हो तो दवाई लेनी है, और इससे नीचे अगर आपका ब्लड प्रेशर है और दवा ले रहे हैं तो आप अपना नुकसान करने वाले हैं, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मली 140/90 रहता है, और वो ये सोचते कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, दवा लेते हैं तो अपना नुकसान करते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो स्टेप 1 कि 2 दिन दवा छोड़ने के बाद अगर रीडिंग इनसे नीचे रहती है, ब्लड शुगर 250 से नीचे और ब्लड प्रेशर 160/100 से नीचे, यानी कि यू वर नेवर ए पेशेंट नहीं थे आप, राइट? तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी हेल्दी। अब दूसरा सवाल आता है, वो क्या? जिनका 2 दिन के बाद ब्लड शुगर 250 से ऊपर आया, 300, 350, 400, और ब्लड प्रेशर भी हाई आया, उनको क्या करना? उनको दवा लेना? उनको भी दवा नहीं लेना, क्योंकि दवा लेके जो रास्ता था रवि और विजय, आपको याद है, उससे घटाएंगे भी अगर आप, तो भी अपना रिस्क फैक्टर थोड़ा घट रहा है, राइट? सो ये जो सोच है कि दवा लेके मैं घटा दूंगा, मेरा रिस्क फैक्टर घट गया, दैट वो सोच कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है। लेकिन घटाना है फॉर श्योर। कैसे घटाना है? अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि जिनका ब्लड शुगर 250 से ऊपर आएगा बिना दवा लिए, यानी कि रियल सेंस में वो रिस्क में है, उनको डायबिटीज है। जिनका ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर आ रहा है बिना दवाई लिए, इसका मतलब दिक्कत है। तो उसको नीचे कैसे करना है? उसके लिए स्टेप 2 आप इसमें देखेंगे। स्टेप 2 ये लिख के आपको इसलिए दिया, देखो मैं चाहता हूँ घर का एग्जैक्टली वैसे ही करें जैसे मैं चाह रहा हूँ, कोई गलती ना हो आपसे। स्टेप 2 कल से ही कर सकते हैं। स्टेप 2 को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे ये एक अच्छी सीनरी है। मैंने आपको अभी बताया था, इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां पे इंसान को डायबिटीज नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट की डिजीज नहीं है, हार्ट अटैक कभी आया नहीं वहां पे, कैंसर कभी हुआ नहीं वहां पे मुझे जाने का मौका मिला। वो जाकर जब मैं गया तो दूर से मैंने फोटो खींचा अपने मोबाइल से, दैट इज लाइक दिस। तो ये कौन सी जगह है? दिस प्लेस इज कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और यहाँ पे जो जगह है, वो जो प्लेस है, वो सिविलाइजेशन उसे कहते हैं जारावास। उनको कभी भी कोई बीमारी नहीं हुई। उनके जो मेडिकल डॉक्यूमेंट थे गवर्नमेंट ऑफ अंडमान निकोबार के, और तो देखा कि उनमें कोई भी बीमारी इस तरह, उनको जब वो गिरते हैं ऊपर से पेड़ से या कोई जंगली जानवर उन पर अटैक करता है, दैट इज द टाइम दे आर इल, राइट? तो वो दिखते कैसे हैं? वो स्टोन एज पीपल हैं। हमने जो हिस्ट्री की बुक में पढ़ा था, 50,000 साल पहले इंसान जैसा हुआ करता था, जब वो गुफाओं में रहता था, जब वो पेड़ से फल तोड़ के खाता था, जब वो सिविलाइज्ड नहीं था। आज भी बिल्कुल वैसे ही कुछ लोग वहां पे रहते हैं। आज भी वो पूरे दुनिया से डिसोसिएटेड, डिस्कनेक्टेड हैं। उनकी दुनिया वही वाली जगह है जहां की फोटो मैंने अभी आपको दिखाई है। दिस इज द प्लेस। तो यहाँ पे डायबिटीज 0%, हार्ट डिजीज 0%, कैंसर 0%। यहाँ रह के मैंने कुछ दिन समझा कि ऐसा क्यों है। आखिर और आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन, तो इंसान तो वो भी है, उनको क्यों नहीं कोई बीमारी होती है। और मुझे मौका मिला, दुनिया में एक जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा डायबिटीज पेशेंट रहते हैं, कुवैत, दुनिया का सबसे अमीर देश, और सबसे ज़्यादा डायबिटीज पेशेंट भी वहाँ पे हैं रेशियो वाइज। हर दूसरा इंसान डायबिटीज पेशेंट 50 साल के बाद, 40 साल के बाद, और वैसे हर चौथा इंसान ओवरऑल पॉपुलेशन का वर्कफोर्स का डायबिटीज पेशेंट। तो वहाँ भी मुझे रहने का मौका मिला। 2 कॉन्ट्रास्टिंग सिविलाइजेशन, एक वो जिनमें डायबिटीज बिल्कुल भी नहीं, और एक वो जिनका हर दूसरा इंसान डायबिटीज है। तो मैंने कंपेयर किया, तो मुझे एक चीज मैंने पाया कि व्हाट मेक देम डायबिटिक एंड हाउ दे आर नेवर डायबिटिक द अदर सिविलाइजेशन। तो मैंने देखा जो कुवैत की पॉपुलेशन है, उनका जो खान पान था वो टोटली डिफरेंट था द पॉपुलेशन ऑफ जारावास। जो कुवैत की पॉपुलेशन खान पान, उसका नाम मैंने दिया VIP डाइट।
एंड द जारावास पॉपुलेशन का डाइट मैंने नाम दिया DIP डाइट। DIP का मतलब समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अच्छा, हमारे देश में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कैसे पता चलेगा? VIP, जिसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, जो रेड लाइट क्रॉस कर सकता है, जो नियम तोड़ सकता है, VIP। DIP कौन? हम और आप जैसे लोग। डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल, जो सारे नियम फॉलो करते हैं, राइट? रेड लाइट पे रुकते हैं, रेड लाइट खराब हो तो भी रुक के देखते हैं, सोचते हैं खराब है कि ठीक है? DIP, जिसकी वजह से हम में से कुछ लोग लेट भी हो गए आज यहाँ पे आते हुए। DIP। जब भी आप दुनिया में जब भी कोई भी खाना खाते हैं, जब वो स्टमक में जाता है, उसके बाद वो या तो DIP की तरफ बिहेव करेगा या VIP की तरफ बिहेव करेगा। जो भी कुछ आप खाते हैं, जो भी अभी खा के आए, जो भी आप खाने जा रहे हैं, द मोमेंट दे एंटर द स्टमक, आइदर दे विल बिहेव एज अ DIP और दे विल बिहेव एज अ VIP। VIP का मतलब जैसे स्टमक में जाएंगे वो बॉडी के सारे रूल्स को ब्रेक करते हुए सीधे वो शुगर वो लिवर में से क्रॉस करते हुए ब्लड में घुलेंगे और सारा गड़बड़ कर देंगे। DIP का मतलब अगर ब्लड में शुगर लेवल ऑलरेडी थोड़ा हाई है तो वो इंटेस्टाइन में रुक जाएंगे, लिवर में छूट जाएंगे, और जब ब्लड शुगर कम हो जाएगा तब वो धीरे धीरे ट्रोफाइटर एंटर करेंगे। दैट्स कॉल्ड DIP डाइट। DIP डाइट। आप ऐसे समझिए कि हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में एक पुलिस कांस्टेबल है, ट्रैफिक पुलिस वाला, उसका नाम है, मेडिकली कहते हैं इंक्रीटिन हार्मोन। वो डायरेक्शन देता है, रुको, ट्रैफिक को स्टॉप करता है, फूड ट्रैफिक को, राइट? और जब ब्लड शुगर ठीक कम हो जाता है तब थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक में भेजता है। लेकिन जो VIP डाइट है, फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक आ रहा है, ये VIP डाइट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वीडियो दिखाया था, उसमें कुछ शाइनिंग स्टार थे, वो है ड्राइवर, वो देखा था ना आपने, याद है? दो आर द ड्राइवर्स। वो इंक्रीटिन के सिग्नलिंग सिस्टम को पहचानता है, लेकिन जैसे ही एक फूड पैक्ड हो जाता है, वो डेड हो जाता है, तो उसका ड्राइवर के बिना वो गाड़ी है, तो जो ट्रैफिक वाला है वो सिग्नल तो दे रहा है, लेकिन ड्राइवर ही नहीं है गाड़ी में, वो तो गाड़ी यूं ही चल रही है, वो सारे सिग्नल को बैरियर को तोड़ते हुए आगे जाएगी। दैट इज कॉल्ड VIP। तो मैंने ये देखा कि जो कुवैती पॉपुलेशन है, दे आर ऑलवेज ऑन VIP फूड, और जो जारावास के लोग हैं, दे आर ऑलवेज ऑन DIP फूड। अगर आप ये डिस्टिंग्विश कर पाए कि DIP और VIP फूड कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 2, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, दैट्स ऑल, आपका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर सारा नॉर्मल आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। द ओनली थिंग इज यू शुड नो व्हिच वन इज DIP, व्हिच वन इज VIP, जो कि बहुत आसान है। मेरा अगला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें वो डिस्टिंक्शन कैसे करना है वो दिया है मैंने। VIP फूड हमेशा 2 तरह के फूड ही VIP फूड होते हैं। कोई भी फूड जो आपके प्लेट में आने से पहले फैक्ट्री के रास्ते से होते हुए आना पड़े, वो है इंडस्ट्री से आना पड़े, दैट इज कॉल्ड VIP। और कोई भी फूड जिसका ओरिजिन एनिमल हो, पशुओं से आएगा, वो भी है VIP। जैसे मीट, जैसे मछली, जैसे अंडा, जैसे दूध, VIP। दूध को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। दूध को हम न्यूट्रिशन मानते हैं, हमारा एक हिस्ट्री है उसमें, एक मैथोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि दूध भी VIP हो सकता है। पूरी दुनिया में इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। पूरी दुनिया में इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर को दूध पीता है। सो भगवान ने दूध बनाया है, लेकिन जिंदगी भर पीने के लिए नहीं, और दूसरे जानवर के दूध को छीन के, उसके बच्चे से छीन के वो पीने के लिए नहीं। हर जानवर के दूध का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, वो डिफरेंट होता है, वो उस जानवर के हिसाब से बना हुआ है। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि गाय का दूध तो बड़ा न्यूट्रिशियस होता है। न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन गाय के बचने के लिए न्यूट्रिशियस, आपके लिए नहीं। कई बार लोग मुझे बोलते हैं गाय के दूध से तो बच्चे की ग्रोथ बढ़ जाती है, वो तो सही बात है। आपने देखा बछड़ा 6 महीने में 90 किलो का गाय बन सकता है, क्योंकि गाय के दूध का जो ग्रोथ हार्मोन है वो इंसान के दूध के ग्रोथ हार्मोन से करीब 6-7 गुना ज्यादा होता है, राइट? इंसान को 90 साल का बनने के लिए 90 केजी का बनने के लिए 90 साल लग सकते हैं, लेकिन गाय को 90 केजी का बनने के लिए 6-7 महीने लगते हैं। लेकिन क्या आप अपने बच्चे को गाय भैंस बनाना चाहते हैं या इंसान बनाना चाहते हैं? अगर उतना बड़ा करना चाहते हैं तो हाथी का दूध दे दीजिए और बड़ा हो जाएगा। बड़ा होना क्राइटेरिया नहीं है, रास्ता क्या है वो क्राइटेरिया है। सिर्फ मंजिल पे ध्यान नहीं होना चाहिए, रास्ता भी सही होना चाहिए। और हर चीज जो बहुत तेजी से ग्रो करती है वो ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। कैंसर का मतलब यही होता है, तेजी से ग्रो करना। तो these are called the VIP food and these two
food, fruits and vegetables in its raw state is called DIP food. कई बार लोग बोलते हैं आम का सीजन आ गया ना, डायबिटीज पेशेंट आते हैं, बोलते हैं 15 साल हो गए आम को तो देखा भी नहीं, सूंघ के काम चला लेते हैं, लगता है देख भी लेंगे तो डायबिटीज शुगर बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने तो ऐसे ही बताया। हमारे 3 दिन का डायबिटीज का कैंप होता है, हम पहली शर्त ये रखते हैं कैंप के अंदर वही डायबिटीज पेशेंट आ सकता है जो मेरी 2 शर्त माने। पहला शर्त ये कि सारी दवाई की थैली, इंसुलिन की थैली बाहर एक डब्बा रख देते हैं, उस डब्बे में डाल के तभी आप कैंप के अंदर एंटर कर सकते हैं। 1 नंबर 2 आप भी तैयार हैं कि अगले 3 दिन तक मेरे कैंप में रोज कम से कम 2 केजी आम आपको खाने पड़ेंगे। तो जो दो शर्त मान लेंगे, थैंक यू, उन्हीं की डायबिटीज मैं ठीक कर पाऊंगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आम अगर आप खाली पेट में खाते हैं, सुबह खाते हैं और भरपूर खाते हैं तो आपकी डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। तो इस सीजन में कम से कम ध्यान रखिए कि आम जो आपने पिछले 15 साल में नहीं खाए थे वो कोटा भी आज इस बार पूरा करना है। तो कोई भी फल है, चाहे वो केला है, चाहे वो चीकू है, चाहे वो अंगूर है, टेम्पररीली शुगर लेवल थोड़ा बढ़ा जरूर देगा, लेकिन ओवरऑल आपके शुगर को अच्छा मेंटेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल डाइट कोक, उसको आप पी लें, शुगर लेवल नहीं बढ़ता है तो रख दिया नाम डाइट कोक, बट इन रियलिटी 7 दिन लगातार पिएंगे तो शुगर लेवल अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन हमारी आदत है कि इमीडिएट क्या रिजल्ट आ रहा है उसको देख के हम उसको एविडेंस मानते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम क्या रिजल्ट आ रहा है, दैट मेक्स द डिफरेंस, राइट। तो यहां पे स्टेप 2, स्टेप 1 तो है, दिस इज स्टेप 1 एक्चुअली। 12 बजे तक स्टेप 1, सुबह आप 12 बजे तक सुबह से लेकर 12 बजे तक जो भी आप खाएं इट शुड बी फ्रूट्स, फल, अलग अलग तरह के फल, मीठे फल, खूब सारे फल, कम से कम 800 ग्राम फल, कम से कम। और गुठली निकालने के बाद, छिलका निकालने के बाद जो इफेक्टिव वेट है, जो खाने योग्य है, वो बोल रहा हूँ। कम खाएंगे इससे तो ठीक होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, ज्यादा खाने से ठीक हो जाएंगे ये जरूर जानता हूँ मैं, राइट। तो 12 बजे तक जितनी बार हो सके और जितना ज्यादा हो सके वो खाना है, लेकिन वो उसका कंडीशन ये है, इट हैज टू बी ओनली फ्रूट्स। तौलिए नहीं, नापिए नहीं, बस खाते जाइए। ऐसे खाइए जैसे मानिए कि आज का दिन ही आखिरी दिन है खाने का, राइट। ऐसे खाइए जैसे मानिए कि भगवान ने आपको खाने के लिए बनाया बस, लेकिन खाइए फ्रूट्स 12 बजे तक। अच्छा 12 बज गए तो स्टेप 2, 12 बज गए उसके बाद आ गया लंच एंड डिनर। लंच एंड डिनर कैसे करना है? लंच एंड डिनर हमेशा करना प्लेट 1 एंड प्लेट 2। जब भी बैठेंगे खाने के लिए प्लेट 1 रखा, प्लेट 2 रखा, 2 प्लेट में। अभी तक तो 1 प्लेट में खाते थे, 2 प्लेट में डबल खाना। प्लेट 1 में आपको कम से कम 4 अलग अलग रंगों के या 3-4 तरह के वेजिटेबल जो कच्चा खा सके ऐसा रखना है। 400 ग्राम कम से कम, 400 ग्राम। जैसे खीरा है, जैसे टमाटर है, मूली है, गाजर है, शिमला मिर्च है, मटर है, जो भी प्याज है जो आप कच्चा खा सकें, ऐसा टोटल 400 ग्राम 3-4 तरह के वेजिटेबल प्लेट 1 में रखा। प्लेट 2 में वो सारे खाना जो आपको बहुत पसंद है, जैसे राजमा, छोले, चावल, सब्जी, रोटी, पापड़, वो सब रख दीजिए, अचार, वो सब रख दीजिए। अब अपने आप से प्रण कीजिए, पहले मैं प्लेट 1 फिनिश करूंगा और जब ये खत्म हो जाएगा उसमें कुछ नहीं दिखेगा, तभी मैं प्लेट 2 को देखूंगा। आप सोच रहे हो प्लेट 1 400 ग्राम खाऊंगा तो जगह कहाँ रह जाएगी मेरे पास? यही तो मैं चाहता हूँ कि जगह ना रहे आपके पास। अगर इतना ही आपको खाने की इच्छा, कम से कम थोड़ा सा 400 ग्राम खाने के बाद अगर इच्छा अब भी है तो जरूर खाइए, बट 400 ग्राम वो अब होता क्या है, देखिए वो जो प्लेट 1 है उसमें दैट इज 4 टाइप ऑफ रॉ वेजिटेबल, वो है DIP डाइट, दैट्स कॉल्ड DIP डाइट। वो वेजिटेबल जब जाएगा तो वो बॉडी के हवलदार का सिग्नल को समझेगा। अब पीछे से जब VIP डाइट आएगा तो आगे वाला ही आगे नहीं बढ़ रहा, तो पीछे वाला कैसे आगे बढ़ेगा? समझ रहे ना, राइट? तो इसीलिए जो पीछे VIP आया वो भी DIP की तरह बिहेव करना पड़ेगा। तो कई लोग बोलते हैं पहले मैं प्लेट 2 खा लूं फिर प्लेट 1 चलेगा, नहीं चलेगा। समझ रहे ना बात, राइट? तो समझिए क्या खाना है वो इंपॉर्टेंट है, कैसे खाना है ये इंपॉर्टेंट है, किस ऑर्डर में खाना है ये और इंपॉर्टेंट है, राइट? सेम ही क्वांटिटी खा रहे हैं, यही खाना खा रहे हैं, उल्टा ऑर्डर करते हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो ये समझने वाली बात है। और इंपॉर्टेंट है भरपूर खाना, प्लेट 1 भरपूर खाना।
जब भरपूर खाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो स्टमक का इंटेस्टाइन है, वो जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है उसमें डीआईपी डाइट उसके ऊपरी परत में लग जाएगा, तो वो सिग्नलिंग को अंडरस्टैंड करेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा अगर ब्लड शुगर आपका हाई है, ना तो खुद बढ़ेगा ना बाद में आने वाले फूड को बढ़ने देगा। तो हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ईटिंग प्लेंटी, ज्यादा खाना, टेक वन ज्यादा खाना, टेक वन ज्यादा खाना। तो मैंने खाने के कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, मैंने ऐड किया है, और यही काम आपको करना डिनर में भी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, डिनर जब भी आप करें 8 बजे से पहले डिनर खत्म कर लें। 8 बजे तक आपका बॉडी डाइजेस्टिव मोड में होता है, उसके बाद बॉडी रिपेयर मोड में होता है। जब रिपेयर मोड में होगा तब खाना खाएंगे, तो बॉडी सोचेगी पहले रिपेयर कर लें, कुछ लोगों के लिए बॉडी सोचेगी रिपेयर कर लें तब तक, लेकिन तब तक क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा बिना मतलब के। वही सेम खाना लेकिन 8 बजे से पहले खाइए। स्टेप 3 इसमें है, स्टेप 3 स्टॉप ईटिंग पैक्ड फूड। कोई भी चीज जो डब्बे में आती हो डब्बे में रहने दीजिए, खोलिए मत उसको। ब्रेड है, रस्क है, बिस्किट है, चिप्स है, लेट इट बी इन द डब्बा ओनली, बॉक्स में रहने दीजिए। रिफाइंड फूड, रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड सॉल्ट है, रिफाइंड शुगर है, उसको कम से कम यूज कीजिए, प्लेट 2 में यूज कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड, इसको भी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है, वो एमवे का है, फॉरएवर लाइफ है, वो कौन सा हर्बल लाइफ है, वो एक सलमान खान का भी आता था कुछ, कौन सा था वो, रिवाइटल, रिवाइटल है। देखिए वो कैसे काम करता है। कोई भी न्यूट्रिशनल टैबलेट जब आप खाते हैं तो बॉडी में क्या करता है, कोई भी खाना खाते हैं तो बॉडी में क्या करता है, पहले वो समझें। कोई भी खाना, जैसे मान लो आप एक संतरा खाएंगे तो उसका जो न्यूट्रिएंट है वो पहले ब्लड में घुलेगा, फिर सेल्स के अंदर जाएगा, तभी वो काम करेगा। लेकिन याद रखिए सेल्स के जो दरवाजे हैं वो छोटे होते हैं और न्यूट्रिएंट का जो साइज है वो बड़ा होता है, इस छतरी की तरह। अब इमेजिन कीजिए कि मेरे घर का दरवाजा छोटा है, ये छतरी बड़ी है, मुझे एंटर करना अंदर, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा कर लूंगा, इसको फोल्ड कर लूंगा और फिर आई विल स्टेप इनसाइड द डोर, फिर चाहे तो ऐसे खोल लूंगा, फोल्डिंग छतरी। ठीक इसी तरह से जब आप कोई खाना खाते हैं तो वो अपने आप को स्क्वीज कर सकता है, स्क्वीज करके वो एंटर करता है और फिर खोलता है। न्यूट्रिशन इस तरह से काम करता है। लेकिन जब आप न्यूट्रिशनल टैबलेट लेते हैं, कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं, तो इस तरह के जब टैबलेट्स वगैरह लेते हैं तो वो भी इस अम्ब्रेला की साइज के हैं, बट वो फोल्ड नहीं हो सकते। अब इमेजिन कीजिए आपके पास छतरी है, ये फोल्ड नहीं हो सकती, आप दरवाजे से एंटर कर रहे हैं, दरवाजा छोटा, तो क्या होगा, यू विल स्ट्रगल। इस चक्कर में छतरी भी टूटेगी और दरवाजा भी स्क्रैच पड़ेगा, खराब होगा। तो जब भी कभी आप न्यूट्रिशन टैबलेट लेते हैं तो वो बॉडी में स्ट्रगल करता हुआ, सेल्स के दरवाजे को डैमेज करता हुआ, आपको नुकसान पहुंचाता हुआ, फायदा करने की कोशिश करता है। तो न्यूट्रिशन टैबलेट जिस ढंग से एक्सपेक्टेडली काम करना चाहिए वो कभी भी वैसे काम करती ही नहीं है, ना कर सकती है। तो आज घर जाने के बाद आप में से वो लोग जिन्होंने महंगे महंगे न्यूट्रिशन टैबलेट खरीदे हैं, टैबलेट है, कैप्सूल है, बॉर्नवीटा पाउडर है, उसको लीजिए और डस्टबिन में ही डाल दीजिए। जानवरों को मत दीजिए, नुकसान करेगा उनके लिए। चाय और कॉफी अगर पीना ही है तो 12 बजे तक मत पीजिए, 12 बजे के बाद पीजिए। सुबह का चाय सबसे नुकसान करता है। चाय जो है वो वीआईपी है, और ये मैं नहीं चाहूंगा कि सबसे पहले वीआईपी जो है आपके बॉडी के इंटेस्टाइनल लाइनिंग में वो आ जाए। फिर चाहे डीआईपी डाइट भी खाएंगे तो बॉडी में वीआईपी की तरह ही काम करेगा। तो जो हमारी आदत है चाय पीने की सुबह खाली पेट, उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। फिर भी अगर चाय पीना ही है तो हुंजा टी, आज आपको चाय पिलाएंगे, हुंजा टी अभी खाएंगे, राइट। तो वो हुंजा टी पीजिए, उसका रेसिपी आपको मिल जाएगा। उसका ऐसा रेसिपी है, ये रेसिपी आपको बाहर मिल जाएगी, रेसिपी से आप घर जाके खुद ही बना सकते हैं इसको, राइट। तो ये 3 स्टेप, ये स्टेप 3 इसको पूरा करेंगे आप। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो क्या होने वाला है, 3 दिन के अंदर मोस्टली, स्पेशली जो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, 3 दिन के अंदर उनकी डायबिटीज, शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगी। हफ्ते तक किया तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर नॉर्मल हो जाएगा, थायराइड डिजीज नॉर्मल हो जाएगा, थायराइड के जो टेस्ट नॉर्मल आएंगे। 1 महीने तक करेंगे तो आर्थराइटिस है, किडनी डिस्फंक्शन है, ओबेसिटी है, लिवर डिसऑर्डर है, हार्ट डिजीज है 1 मंथ। 6 महीना अगर अस्थमा है, 9 महीना अगर स्किन डिसऑर्डर है या एडवांस स्टेज कैंसर है। इसका सबूत क्या है?
इसका सबूत है इतिहास, हिस्ट्री में ये देखा गया, खास तौर पे वॉर में, जंग के मैदान में। फॉर एग्जाम्पल ये मेडिकल जर्नल से मैंने लिया है, सेरेजेवो का वॉर, राइट। इस वॉर में क्या हुआ था कि वहां के जो रेजिडेंट थे उनको दूध की सप्लाई बंद कर दी गई, अंडे की सप्लाई बंद कर दी गई, ईंधन बंद कर दिया गया, केरोसिन बंद कर दिया गया, सारा खाना पीना बंद कर दिया। फिर उनको जिंदा रहने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके गार्डन में वो फ्रूट्स उगाते और वेजिटेबल उगाते उसको कच्चा खाने लगे। हुआ ये कि जब वॉर चल रहा था, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर सारे खत्म हो गए, और जैसे ही वॉर खत्म हुआ दोबारा सप्लाई चालू हुआ, दोबारा सारी बीमारियां आने चालू हुई। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, मेडिकल हिस्ट्री ने इसको पहले भी देखा कई बार। वर्ल्ड वॉर 1 में डेनमार्क के साथ यही हुआ। डेनमार्क के रेजिडेंट को जब दूध मिलना बंद हो गया, अंडे मिलने बंद हो गए, मीट मिलने बंद हो गए, केरोसिन मिलने बंद हो गए, कोयले मिलने बंद हो गए, सिर्फ प्लांट एंड फ्रूट वेजिटेबल्स खा के जिंदा रहने लगे, उनकी बीमारी डायबिटीज और हार्ट डिजीज गायब हो गई। और वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसे देखा गया नॉर्वे में। तो दुनिया में अक्सर देखा गया है कि जैसे ही इस डाइट पे कोई आता है, within few days he starts recovering from the disease. He starts recovering from the disease. So कई बार लोग बोलते हैं सिर्फ फल और वेजिटेबल कहेंगे तो न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा, प्रोटीन कहां से आएगा, कैल्शियम कहां से मिलेगा, ताकत कहां से मिलेगी, विटामिन कहां से मिलेगा? इसका जवाब मैं देना चाहूंगा एक उदाहरण के थ्रू। लास्ट ईयर नवंबर के महीने में 20 नवंबर 2015 थाईलैंड में हर साल एक इवेंट होता है, एलिफेंट फेस्टिवल, और उसमें हाथी इकट्ठे होते हैं दुनिया भर से और स्पेशली थाईलैंड से। इस एलिफेंट फेस्टिवल में मुझे इनवाइट किया गया गेस्ट ऑफ ऑनर फ्रॉम इंडिया। थाईलैंड की गवर्नमेंट का मेल आया, मैं गया वहाँ पे, और ये देखिए मेरी थाईलैंड की टीम है यहाँ पे, बीच में मेरी फोटो, और यहाँ पे एलिफेंट का डॉक्टर पिटारा। मैंने इनसे पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एलिफेंट में डायबिटीज होती होगी? तो बोला नहीं, डायबिटीज नहीं होती। फिर मैंने कहा कि कैंसर तो होता होगा? वो भी नहीं होता। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर जरूर होता होगा? तो ब्लड प्रेशर नापने का कोई ऐसा इक्विपमेंट है नहीं, तो हमें पता नहीं। तो मैंने कोई और बीमारी होती होगी? तो बीमारी तो होती नहीं है। हाँ, जब वो आपस में लड़ते तो जख्मी हो जाते तो अलग बात है। तो मैं सोचने लगा कि डॉक्टर का काम क्या, जब एलिफेंट बीमारी नहीं पड़ती। तो तभी वहां पे एक अनाउंसमेंट हो रहा था, मेरा ध्यान उस पर गया। अनाउंसमेंट कुछ ऐसा था कि कृपया करके इंसानी खाना हाथी को ना दे, हाथी बीमार पड़ जाएंगे। बोलने का मतलब ये, जरा ध्यान से समझिए, दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी, सबसे बड़ा प्राणी, राइट, वो भी अगर फल और सब्जी खा के ही इतना ताकतवर हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? राइट। कई बार लोग बोलते हैं कैल्शियम कहां से मिलेगा? आपने गाय की हड्डी देखी कभी? घोड़े की तो देखी होगी, अच्छा गधे की तो देखी होगी। क्या आपको लगता है उनकी हड्डी कमजोर है? जरा सोचिए, गाय इतना दूध देता है, इतना कैल्शियम देता है, उसको कैल्शियम कहां से मिलता है? क्या वो दूध भर भर पीता है? कहां से? प्लांट से। प्लांट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ कैल्शियम। प्लांट, हरे पत्ते, हरे वेजिटेबल्स, तो उसी से मिलेगा। अब बात आती है कि अगर इस तरह खाएंगे, इससे अच्छा मर जाना ही बेहतर है। कई बार हमारे पेशेंट कहते हैं जब तक खाएंगे मजे से खाएंगे, और जब और ऐसे ही खाना है तो यार फायदा क्या है जी के। तो इस बात के जवाब के लिए हमारे विनोद जी, कहाँ पे यहाँ पे हैं? विनोद जी ने, और हमारे रामकरण पांडे जी ने, अजीज साहब कहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे? हाँ, तो उन्होंने बोला कि इस बार ऐसा करो कि जितने भी लोग आएंगे हमारे सेमिनार में, उनको हम डिनर खिला के दिखाएंगे, इसी प्रिंसिपल के अनुसार, डीआईपी डिनर। और मैं शर्त लगा बोल सकता हूँ, आज जब आप डिनर खाएंगे यहाँ पे, तो वो अब तक जितना भी खाना खाया, चाहे 5 स्टार होटल का हो, कहीं का हो, उससे ज्यादा टेस्टी लगेगा जरूर। राइट, तो खाना खा के जाइएगा आज, डीआईपी खाना। तो यहाँ पे मैं आपसे कुछ चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, एक तो ये कि आप घर जाके इसको कीजिएगा जरूर, और जब ठीक हो जाए तो इसको लोगों तक पहुँचाइएगा जरूर, राइट। क्योंकि मुझे दुख ज़्यादा होता है जब एक पेरेंट आता है अपने बच्चे को लेकर बीमार, जो कि बीमार था नहीं, लेकिन उसे ऐसा लगता है बीमार पड़ गया और एक्चुअली वो मेडिसिन पे है। और तब मुझे एक डायलॉग याद आता है, वो डायलॉग जरा समझने की कोशिश कीजिए। जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। ये किस मूवी का डायलॉग है? शोले का डायलॉग। ऐसा कुछ डायलॉग वो पेरेंट आता मुझसे बोलता है कि डॉक्टर ने बताया, डायबिटीज टाइप 1 की बात कर रहा हूँ,
पेरेंट आता मुझे बोलते हैं डॉक्टर ने बताया कि जब तक इंसुलिन चलेगा तभी तक इसकी सांसें चलेगी। तो ये बड़ा बेकार डायलॉग लगा मुझे, ये गंदा डायलॉग लगा। ये वो जो पेरेंट है वो ऐसे लगता है कि वो आज ही मर गए। कई सारे पेरेंट्स आते हैं मुझे बोलते हैं मन करता है कि हम सुसाइड कर लें अपने बच्चे को। इस तरह से देख ही नहीं सकते। जितनी बार बच्चा खाना खाएगा पहले इंसुलिन लेगा, और जब पहले इंसुलिन देंगे फिर बच्चे ने खाना खाने से मना कर दिया, अब तो गए काम से, अब तो खाना मुंह में डालना ही पड़ेगा, नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, वो तो वैसे ही मर जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनकी दुविधा है कि उसके बच्चे से पूछा क्या करना चाहते हो, वो कहता है मैं खाना खाना चाहता हूँ बस आराम से। मतलब जो चीज हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया है वो चीज खाने के लिए भी बच्चे को हर बार स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले पिताजी पूछते हैं कितना खाना खाएगा, वो बोलेगा कि मैं 2 रोटी खाऊंगा, फिर वो कैलकुलेट करता है इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, अकॉर्डिंगली कितना इंसुलिन होना चाहिए, तो उतना इंसुलिन बॉडी में इंजेक्ट करता है। और जब बच्चा 1.5 रोटी खा के बोलता है पेट भर गया, तो उसकी पिताजी सोचता है मैं क्या करूँ। तो सोचने वाली बात है, और ऐसी उसकी जिंदगी चलती है। दैट इज काइंड ऑफ हैंडीकैप, राइट। जबकि असलियत ये है कि वो वाला जो बच्चा है अगर वो DIP डाइट में आता है तो कुछ दिनों की बात है वो इंसुलिन से फ्री हो सकता है और डायबिटीज से फ्री हो सकता है, दवाइयों से फ्री हो सकता है हमेशा के लिए। ये काम आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा ऑलमोस्ट ये लेक्चर खत्म पे है, लेकिन मैं 2-3 मिनट के लिए वो हमारे योगेश जी यहाँ पे हैं। योगेश जी प्लीज स्टेज पे आइए सर। और मैं चाहता हूँ कि 2-3 मिनट में अपना एक्सपीरियंस आप थोड़ा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से 2014 में मिला और उसका कारण भी एक बीमारी ही थी। ये डायबिटीज़ नहीं थी, मेरे दांतों की सर्जरी होनी थी, फ्लैप सर्जरी होनी थी, उसके लिए मैं मिला। और डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाए, और यकीन मानिए मैं कुछ ही दिनों में ठीक भी हो गया। मुझे फ्लैप सर्जरी नहीं करानी पड़ी, और साइड इफेक्ट ये हुआ इसका, जो मुझे खाना दिया गया खाने के लिए, मेरी डायबिटीज ठीक हो गई, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। मैं 8-10 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हाँफ जाता था, अब मैं आराम से 4 मंजिल बड़े आराम से, 5 मंजिल बड़े आराम से चढ़ सकता हूँ। मेरी उम्र 55 साल है। इसके अलावा मेरे घर में इसी तरह का प्रोग्राम शुरू हुआ। मेरी माता जी 71 से डायबिटिक थी, 71, और उन्होंने 43 इयर्स मेडिसिन ली, एंड शी हैज टू टेक 20 टैबलेट्स इन ए डे एंड 80 to 90 यूनिट्स ऑफ द इंसुलिन। कहीं कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ ही महीने में वो सारी दवाइयों से मुक्त हो गए। मेरे फादर 82 इयर्स हैं और उनको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पार्किंसन, ये सब ठीक हो गए। कहीं कुछ तो है, ये समझना चाहिए। तभी से हम डॉक्टर साहब के साथ में इस मुहिम में लग गए। अब डॉक्टर साहब का कहीं भी प्रोग्राम होता है तो हम जरूर आते हैं, चाहे कहीं से आना हो। दूसरा, मैं ऐसा ही आप सबके साथ भी चाहूँगा, आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे दूसरे प्रोग्रामों में आए हैं। एक कैलाश जी मित्तल हैं, जयपुर से आए हैं, ये भी डायबिटिक थे, ये ठीक हो चुके हैं, आपके बीच ही हैं कैलाश जी मित्तल। सुशील अग्रवाल जी हैं, दिल्ली से हैं, ये भी डायबिटिक थे, ये आज ठीक हैं, हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में एक वंशिका भी आई हुई है, वो ठीक हो रही है, टाइप 1 है और पिछले 20 दिन से दवा नहीं ले रही। अभी थोड़ा शुगर लेवल उसका बढ़ा आ रहा है, पर ये भी मैं समझता हूँ कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। पिछले 20 दिन से इंसुलिन नहीं ले रही, थोड़ा सा शुगर लेवल इसका बढ़ा हुआ आ रहा है। ये मेरठ में रहती है। ऐसे हजारों केस हैं दोस्तों। सिर्फ इस बात की समझने की जरूरत है क्या ठीक खाना है और क्या गलत है।
और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे आज कैलाश जी कर रहे हैं, जयपुर में पूरी अलग जगह रखी है उन्होंने अपने एरिए में, सुशील जी ने छतरपुर में पूरे एरिए में अपने अलग जगह रखी है। आप लोग करें और अपने एरिए में फिर रोल मॉडल बन करके इसको फैलाएं, ताकि इस जो छुआछूत की सी बीमारी है डायबिटीज़, करोड़ों लोग ऐसे डाटा आते हैं कि हिंदुस्तान में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए डायबिटीज़ के ऊपर खर्च होता है पर एनम। ये एक सोचने का विषय है। ये सिर्फ एक बीमारी के लिए है दोस्तों। ये पैसा कहाँ जाता है, किस लिए देते हैं? और बीमार होने के लिए देते हैं। मेरे खुद के घर के अंदर 15,000 रुपए की तकरीबन दवाइयाँ आती थी दोस्तों, आज 5 पैसे की दवाई नहीं आती। कहीं कुछ तो गड़बड़ है, इसे समझने की ज़रूरत है। आपसे निवेदन है कि इसको करें और रिलीजियसली करें इसको। मैं आभारी हूँ आज के प्रोग्राम के लिए विधूड़ी जी का, हमारे बीच में पांडे साहब बैठे हुए हैं इनका, कि इन्होंने अलग जगाने के लिए दिल्ली में अलग जगाई है, राजधानी में अलग जगाया है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये मशाल चारों तरफ फैलने वाली है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो आगे अपने प्रोग्राम को करें। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे मित्र डॉक्टर पावन प्रधान आदित्य, या जो एमडी हैं मेडिसिन, और इनकी स्पेशलिटी डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ में एमडी हैं। और मैं चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस इस फूड का अमंग योर पेशेंट्स वो क्या रहा, 2 शब्दों में आप इसको बताएं। Myself Dr. Pawan Madhavan. I am MBBS MD Medicine, ex-physician राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। अभी मैं रविंद्रा हॉस्पिटल पानीपत में एज ए डायबिटोलॉजिस्ट कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। मैं विश्वरूप जी से पिछले साल सितंबर में मिला था, जब इनका डायबिटीज रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। मेरे फादर साहब को वहाँ पे मैंने रेजिडेंशियल प्रोग्राम में भेजा था। उनको डायबिटीज की 8 दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की 8 गोलियाँ चलती थी और 40 यूनिट इंसुलिन चलता था और 2 गोलियाँ डायबिटीज की चलती थी। और अगले 3 महीने में सारी दवाइयाँ बंद हो गई। 8 में से 7 दवाइयाँ बंद हो गई और इंसुलिन बंद हो गया, डायबिटीज की 2 दवाइयाँ बंद हो गई। मैं हैरान था और फिर मैंने सबसे मिलकर सारा रिसर्च किया और पानीपत में मेरा अभी डायबिटीज रिवर्सल सेंटर है, जहाँ पर मैं पिछले 8 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके अंदर में मेरे पास अभी मोर देन 500 पेशेंट्स हैं, जिनकी 400 की तो डायबिटीज रिवर्स हो चुकी है ऑलमोस्ट, दे आर ऑफ द मेडिकेशन। अराउंड 100 पेशेंट्स हैं जिनकी दवाइयाँ कम हो चुकी हैं लेकिन हल्का हल्का चल रहा है, बट दे आर ऑन द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल। और इसके अंदर मैं एक बात और ऐड करने चाहता हूँ कि सर का ही बताया हुआ था, जिस पेशेंट की शुगर और अच्छे से कम नहीं हो पा रही थी उसको मैंने एक एडवाइस और दी, सर ने बताई थी। और जिसका बीपी थोड़ा सा ज्यादा था, मेरे फादर साहब की एक गोली रह गई थी, तो मैंने उनको कहा कि आप धूप में बैठो। उनको धूप में बिठाना शुरू किया और सारा डेटा भी है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज डायबिटीज और विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज ब्लड प्रेशर आल्सो। तो मैं ये भी है कि 1 घंटा धूप ऐड करने के बाद वो पेशेंट्स भी जिनकी शुगर नहीं गिर रही, आप में से बहुत से ऐसे पेशेंट होंगे जिनकी थोड़ी थोड़ी कह रही है 140 150, 1 आवर की सनशाइन वो भी कंट्रोल कर रही है। तो मैं मतलब इस चीज से बहुत ही हैरान हूं कि किस तरह से डाइट, मेरे पास पेशेंट आता है, मैं डॉक्टर साहब की डाइट बताता हूं, 5 डेज के बाद वो आके कहता है यार मेरा शुगर लो हो गया। मेरे ओनर हॉस्पिटल के बॉस हैं, उन्होंने मुझे कहा तेरे को तो यार हॉस्पिटल छोड़ना पड़ेगा, इतने तेरे पास शुगर के पेशेंट नहीं आते जितने तेरे शुगर लो से, हाइपोग्लाइसीमिया से हमारे को रात को 2-2 3-3 बजे इमरजेंसी पड़ जाती है, उनकी शुगर लो हो गई और वो बेहोश हो गई या ऐसा। फिर मैंने अब धीरे धीरे जो है उसको कंट्रोल किया है कि अब मैं बिल्कुल दवाई बंद कर देता हूँ पहले दिन ही, तभी डाइट पे डालता हूँ। तो रिजल्ट अमेजिंग है और मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर साहब एंड इट्स अमेजिंग, डाइट इज अमेजिंग। इसके लिए जो क्लैपिंग हमने सीखी है ना डॉक्टर साहब के लिए, तो हमें रिदम की क्लैपिंग बजानी चाहिए। तो क्लैप गो।
थैंक यू। ये या अभी अगले 2-3 मिनट में क्वेश्चन आंसर राउंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो यहाँ डॉक्टर पावन बदावन आपको धन्यवाद। लेकिन ये कोई डाइट कोई मेरा डाइट नहीं है, ये कोई एक इंसान का डाइट नहीं है, ये एक इंसानियत का डाइट है, ये आप सबका डाइट है, राइट। ये कोई भी करेगा तो रिजल्ट ये आएंगे। और ये कोई मेरी अपनी खोज नहीं है, ये कोई स्पेशल बात नहीं है, ये रादर इतनी मामूली बात है कि हमारा ध्यान इस पर कभी गया ही नहीं। सो यहाँ पे आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको जब करेंगे तो आपको पहले आप खुद जब ठीक होंगे तब जब लोगों को बोलेंगे तो वो करेंगे। आप अगर ये बोलेंगे कि इनकी डाइट आप करो तो कोई करने नहीं वाला, कोई मानने नहीं वाला। सो द फर्स्ट स्टेप इज यू मस्ट डू इट योरसेल्फ। द मोमेंट यू गॉट क्योर्ड फिर इसको आगे पहुंचाएंगे। सो आखिर में क्वेश्चन सेशन से पहले इस पूरे इसको कंक्लूड करने के लिए जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिली, हमारे राम प्यारे पांडे जी, सर आप स्टेज पे आए और इसको कंक्लूड करें। समादरणीय डॉक्टर विश्वरूप जी, 4 महीने पूर्व तो ऐसे व्यक्ति ने मेरे को फोन किया, इस नाम के व्यक्ति हैं, उनको आप खोज करिए कहाँ है। तो जिनके द्वारा मैंने खोजा इनको, वो नौजवान है, अभी अभी यहाँ से निकला 1 मिनट पहले, और वो हमारे एक कृष्णपाल करके गुजर फरीदाबाद के हैं, मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट में, उनका बच्चा है। उसने मेरे को बताया, मैं संपर्क में आया। स्वास्थ्य और भोजन, भोजन ही औषधि है, भोजन ही सज है। इस पर तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, बोलेंगे, जीवन लगाएंगे। आनंद यह है कि ये डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर है, ये बीटेक है, लेकिन दुनिया के 3 विश्वविद्यालयों में जाकर ऐसा वार्तालाप से मुझे पता चला है इनसे। एक जगह इन्होंने हार्ट डिजीज क्या होता, कैसे होता, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लिया, एक जगह शुगर का लिया, एक जगह डाइट का लिया। तो दुनिया के 3 विश्वविद्यालयों ने इनको मेडिकल की डिग्री अवार्ड की, इसलिए डॉक्टर कहना अपने में स्वयं में आश्चर्य का विषय है। तो मैं 4 वाक्य सिर्फ बोलना चाहता हूं, आप गिन लीजिएगा। दुनिया के सभी विचारों ने, सभी विचारकों ने, सभी फिलॉसफी ने ये माना है कि सृष्टि की जो सबसे अच्छी इकाई है, जो सबसे सुंदर बनावट है, जो सबसे बढ़िया है, ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, उसका नाम है मैन। मनुष्य से सुंदर ब्रह्मा या विष्णु या शंकर किसी को बना नहीं पाए। इस बात को सभी मानते हैं। ये एक लाइन हुई है। दूसरी जो पंक्ति है वो अलग अलग है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के आचरण का विरोधी है। एक बात इस्टेब्लिश्ड है कि मनुष्य सर्वोत्तम है। इसलिए पश्चिम ने ये कहा, बहुत सारे विचारों ने ये कहा, इसलिए सभी मनुष्य के लिए हैं, सबका उपभोग मनुष्य करेगा, क्योंकि मनुष्य सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है। ये दुनिया के सारे विचारकों ने बोला है और अपने यहाँ व्यवहार में भी लाया है। इसलिए कहा है कि मनुष्य को सृष्टि का उपयोग करना चाहिए, और उपयोग से बढ़ाकर उसको कर दिया उपभोग करना चाहिए। पूर्व के ऋषियों ने, संतों ने, जिनका गहन चिंतन था, उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है कि मनुष्य सबसे अच्छा है, लेकिन मनुष्य के लिए सृष्टि नहीं है, सृष्टि के लिए मनुष्य है। 3 ही शब्द हैं, सृष्टि मनुष्य के लिए, हमने क्या कहा, मनुष्य सृष्टि के लिए।
इसलिए मनुष्य को सृष्टि का पोषक होना चाहिए, और पश्चिम ने कहा कि मनुष्य को सृष्टि का शोषक होना चाहिए। उपमेय से उपभोग आता है और इसमें से त्याग आता है। जब उपभोग आता है तो विश्व बाजार बन जाता है, और जब पोषण आता है तो विश्व परिवार बन जाता है। हमारी कल्पना में विश्व परिवार है, जिसको हमने सबको रटाया है, वसुधैव कुटुंबकम, और उसी में से हमारा मंत्र निकला है, सर्वे भवन्तु सुखिना। दूसरी लाइन डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, सर्वे संतु निरामया। 51 और 49 का झगड़ा नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है कि 51 पर जीत हो जाएगी और 49 पर हार हो जाएगी। हमने कहा संपूर्ण डेमोक्रेसी नहीं, संपूर्ण, सब में एक आत्मा, सब में ब्रह्म, सबको हमने जीरो कहा। जीरो में सब समाहित है। तो जो दूसरी पंक्ति है, सर्वे संतु निरामया। हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, पॉलिटिकल फील्ड में मौलिक रूप से हम आरएसएस के हैं, आरएसएस के होल टाइमर हैं। उसमें एक शब्द प्रयोग होता है कि आरएसएस का प्रचारक है, लेकिन हम बीड़ी के प्रचारक नहीं हैं, सरसों के तेल के प्रचारक नहीं हैं। हम इस बात के प्रचारक हैं कि मनुष्य सृष्टि का पोषक है, मनुष्य सृष्टि का शोषक नहीं है। जब ही बाजार की बात आएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, जब ही परिवार की बात आएगी तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस आएगा। सुबह उठते ही माँ का व्यवहार, बच्चे का व्यवहार, बेटी का व्यवहार, कर्तव्य क्या होना चाहिए, यह कहीं लिखा नहीं होता है। सबकी एक दूसरे के प्रति दायित्व है, कौन क्या करे, बूढ़ा क्या करे, बच्चा क्या करे। रिटायर होने के बाद पोते पोती के लिए दूध लाओ, स्कूल ले जाओ, बैठ के पढ़ाओ, कहानी सुनाओ, कथाएं सुनाओ, सबके दायित्व है। लेकिन जब शोषण वाला शब्द आ जाएगा, मार्केट की बात आ जाएगी, वर्ल्ड बैंक आ जाएगा, WHO आ जाएगा, वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, और उस प्रॉफिट एंड लॉस संघर्ष को पैदा करेगा। और जब परिवार आएगा तो समन्वय होगा। समन्वय है और संघर्ष है। संघर्ष पश्चिम का है, समन्वय हमारे पूरब का है। डॉक्टर साहब को कई लोगों को लगा होगा कि आजकल मैं भी देखता हूँ, इन्होंने 3 लोगों को खड़ा कर दिया। मैं बाद में सुझाव देने वाला हूँ कि किसी को मत खड़ा करिए। कई लोगों को लगेगा कि तो मार्केटिंग कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं 10 साल बाद करेंगे। लेकिन ये क्या कहना है कि मार्केट से सब्जी खरीदो और मार्केट से फल खरीदो और कहीं भी जाओ खाते रहो। हमको उन्होंने कहा कि आपके यहाँ लोग आते रहते हैं, तो जब मैं मंगा लेता हूँ तो जो भी बैठता है सबको बांट देता हूँ। इन्होंने देखा तो कहा एक काम करो, आप खाते ही रहो दिन भर, लोग आते हैं खिलाते रहो, कार में जाओ खाते रहो, कहीं भी मिल जाता है फल, कहीं भी मिल जाती है सब्जी। तो मार्केटिंग तो नहीं है, लेकिन जो विधा चलाएंगे तो मार्केटिंग हो जाएगी। क्योंकि चारों तरफ मैं देख रहा हूँ 10 लोगों को खड़ा कर दिया जाता है कि मैं ठीक हो गया, और मैं भी 4 महीने से कर रहा हूँ। लेकिन मैंने इनसे क्षमा के साथ, विनम्रता के साथ कहा, आपके विधा को मैं 100% फॉलो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी जो 2 इंच की जीवा है ना, वो मेरे वश में नहीं हो पाती है। ब्राह्मण हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी बाल स्वभाव है, तो 20% 10% में कुछ सब्जी भी ले लेता हूँ, लेकिन उसका परिणाम मुझे दिखाई देता है। इन्होंने एक दिन कहा कि आपके सामने मोबाइल रखा है, तो मोबाइल को खाने का मन कर रहा है। हमने कहा तो प्रश्न बड़ा टेढ़ा है भाई, अब भी कहें माइक से बोलो कि माइक को खाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ दिनों के बाद आपका मन ये कहने लगेगा कि DID फूड लें कि VIP फूड लें। जो मन ये कहता है कि मोबाइल को नहीं खाना, मेज को नहीं खाना, वही मन ये कहेगा कि इसको खाना, इसको नहीं खाना। और एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया, मैं वो करने वाला हूँ, पता नहीं वो सही है कि गलत है। इन्होंने कहा कि पिज्जा और बर्गर, सेब और अमरूद, 4-5 फलों को
और इन दोनों को 1 फीट जमीन के नीचे डाल दीजिए और 1 महीने बाद निकालिए, तो सेब नहीं मिलेगा, अमरूद नहीं मिलेगा, सब कीड़े खा जाएंगे। लेकिन पिज्जा और बर्गर वैसा ही मिलेगा जैसा रखा था। आज जिस चीज को कीड़े भी नहीं खाते हैं उसको मनुष्य खाता है। अब ये उदाहरण मुझे बड़ा अपील किया, लेकिन प्रैक्टिकल करके देखूंगा। मेरे पास एक 100 मीटर की जमीन है, मैं करने वाला हूँ इसको। तो इनके विषय को मेरे मन से मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन खुद भी उसका पालन नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी जो ठीक हो गई, लेकिन जिसके लिए शुरू किया वो ठीक नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ उसका कारण मुझे मालूम है। आज भी मैंने 20 नहीं 60% मैंने इनडिसिप्लिन किया है खाने में, फिर मैं इनको दोष कैसे दूं? तो ये 3 दिन का कैंप लगाने वाले हैं, पता नहीं कहेंगे कि नहीं कहेंगे। 29, 30 अप्रैल और 1 मई, तीनों दिन जो घोर डायबिटीज के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, उन सबको 3 दिन अपने यहाँ रख करके और अपना ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करेंगे शुगर का, लेकिन ठीक हो जाएगी आर्थराइटिस, ठीक हो जाएगा डायबिटिक न्यूरोपैथी, पैरों में ताकत, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मैंने इसका अनुभव किया है, जिसके लिए शुरू किया उसमें भी कम प्रगति है, लेकिन मैं आशान्वित हूँ 200%। किस दिन मेरा मन कहे कि ये खाओ ये ना खाओ, उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस दिन हो जाएगा अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने इच्छा थी कि बड़े हॉल में किया जाए, मेरा भी मन था, लेकिन हॉल हम लोग को मिला नहीं, देर हो गए, इसलिए छोटे से हाल में। बहुत सारे मित्र गेट पर से वापस चले गए। बहुत अच्छे बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है वो खड़े हैं, बाहर हैं। कई लोगों ने कहा कि तो वापस जा रहे हैं। यहाँ का जो मैनेजमेंट है उन्होंने ताला लगा के चल दिए। हमने कहा अंदर घुसा दो चाहे जैसे खड़े रहें। कहा नहीं, मैनेजमेंट जो है वो नहीं आने दे रहा है। तो हम चाहेंगे इस प्रकार का कार्यक्रम और हम लोग कहीं करें। एक श्रीमान हमारे पटेल साहब कहाँ हैं, चले गए कि हैं? श्रीमान अजय पटेल, अलीगढ़ से इनको बुलाया है इसी काम के लिए। बहुत इनका इसमें रिसर्च है, मेडिकल की जगत में स्वयं ही 2 घंटे इस पर बोल सकते हैं, लेकिन आज केवल इसलिए बुलाया था इन्होंने, ये आए, मैं इसके लिए बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ। श्रीमान सत्य प्रकाश तिवारी ये चीफ ब्यूरो हैं DLA के, यानी अमर उजाला का जो होता है उसकी। उन्होंने कहा आप आइए, आप पत्रकार हैं। श्रीमती संतोष यादव, जरा उधर चेहरा करिए। एक ऐसी कन्या है हरियाणा की, हमारे पास कल 2-3 IAS के बच्चे आए थे। कहा इस बार के टेस्ट में एक प्रश्न था, ऐसा नाम बताओ महिला का जो लगातार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी हो। ये वही संतोष यादव हैं, लगातार 2 बार, तीसरी बार भी गई। तो कल मैं इनके यहाँ गया निमंत्रण लेकर, ये स्वीकार की। और सबसे आनंद का विषय है इनसे भी आगे हैं, ये वैदिक जीवन जीती हैं। 2 बच्चे हैं, वैदिक जीवन जीते हैं। मैंने कल जब निवेदन किया कि आज डिनर मिलेगा, वही डिनर होगा जो डॉक्टर साहब बोलेंगे। इनका छोटा बच्चा कहता है, 6 में पढ़ता है, कि माँ सूर्यास्त के बाद तो हम भोजन लेते नहीं। वो छोटा बच्चा कल बोला। इन्होंने कहा नहीं, कल एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। वो बच्चे 8:30 बजे सो जाते हैं, सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ध्यान करते हैं। सारी वैदिक जीवन पद्धति केवल पद्धति नहीं है, घर के सारे बर्तन हैं, सारी चीजें हैं। आप घर पर जाइए, आपका स्वागत जब करती है घर में, चाय पिलाएंगे, कुछ नहीं, चाय तो पिलाती नहीं, तो दौड़ के जाती है घर के अंदर, जैसे छोटे बच्चे नहीं दौड़ते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, घर के अंदर दौड़ दौड़ के सारा संभाल के आती है। तो इनकी ससुराल बिहार में है, इनका मायका हरियाणा में रेवाड़ी है। ये भी पधारी हैं। हमारे ज्ञान जी तिवारी, इनको मैंने एटा से बुलाया, तो ऋषि कार्य इनके एक मित्र हैं, वो चले गए। आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि NBTI होता है सरकार का, उसके वो चेयरमैन हैं, वो भी आए थे। कोई दूसरी मीटिंग से चले गए।
श्रीमान ओझा जी चले गए कि बैठे हैं? ये तो हम ही को कैद कर रहे हैं। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। आयुष से इस गवर्नमेंट ने खोला है, इंडियन गवर्नमेंट ने। एलोपैथी छोड़कर जितने मेडिकल के डिपार्टमेंट हैं उस आयुष में आते हैं। उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी को मैंने बुलाया था, निवेदन किया था, आग्रह किया था, शायद आए होगा। इसी तरह से हमारे राजा साहब हैं, इन्होंने कहा मेरा नाम मत लेना, इन जरा खड़े हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये दार्जिलिंग के राजा हैं, उधर दार्जिलिंग 15,000 एकड़ इनके चाय के बगीचे हैं, लंदन में रहते हैं। आज सुबह की फ्लाइट से इसी कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हमारे 3 लोग केरला से आए हुए हैं। श्रीमान आमीन जी, पूरा नाम तो याद नहीं होता है, थोड़ा खड़े हो जाए। केरला से आए इसी कार्यक्रम। अजीज साहब कहाँ हैं? अजीज ये भी केरला से आए, कल की फ्लाइट से आए इसी कार्यक्रम। ये दुबई में रहते हैं। एक डॉक्टर प्रभाष शुक्ला है, ये अपनी टीम के साथ आए हैं क्योंकि मेरा मन है। ये पूसा में डॉक्टर हैं और हार्टिकल्चर के PhD। 1 दर्जन लोग इनके साथ आए हैं कि डॉक्टर साहब की चीज़ तब तक नहीं अच्छी हो सकती है जब तक कि एग्रो वेजिटेबल और एग्रो फ्रूट से न मिले, ऑर्गेनिक न मिले। उस पर इन लोगों का रिसर्च है। इनसे ज़्यादा इनका रिसर्च है कि केले में क्या है, तो ककड़ी में क्या है। और मैंने इनसे आग्रह किया तो देसी टमाटर हमको रोज खिला देते हैं। एक पूसा के साइंटिस्ट हैं। तो मैंने विचार किया अगली बार जब हम लोग सोचेंगे तो हाल जितना चाहे इतना बड़ा हो, लेकिन क्रॉनिक पेशेंट को बुलाया जाएगा, दर्शकों को नहीं बुलाया जाएगा। और जो टीन एजर्स हैं, जो अभी से प्रिकॉशन में रहे, ऐसे बच्चों को बुलाना है, सेलेक्ट करके बुलाना है ताकि उनको खड़ा न रहना पड़े। भले हमको 2 की जगह 4 कैंप लगाने पड़े, 10 कैंप लगाने पड़े, और वेटिंग में कैंप में नाम रहेगा, आप उस कैंप में आना, आप उस कैंप में आना। डॉक्टर साहब का पोषण नहीं, हमें शोषण करना है। इस मामले में जो मैंने 2 शब्द कहा ना, 2 ही शब्द पर दुनिया में संघर्ष है, समन्वय है, प्रेम है, प्रतिष्ठा है, सारे प्रकार के करप्शन है शोषण में, और सब प्रकार की पवित्रता है, आनंद है पोषण में। एक को कहा है भोग, एक को कहा त्याग। हम त्यागमयी संस्कृति के देश के रहने वाले हैं और भोगमयी संस्कृति से बचते हैं। इसी के प्रतिपादन में डॉक्टर साहब लगे हैं। केवल 42 ईयर्स एज के हैं। इनकी श्रीमती जी का परिचय नहीं कराना बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि सीताराम कहते हैं और राधे श्याम कहते हैं। तो कहाँ है? जिस फूड को लेकर हो रहा है कि कैसे खाएंगे, हमारे भी मसूड़े दर्द करने लगे कच्चा खाते खाते। इन्होंने इसी फूड को कैसे स्वादिष्ट बनाया जाए, तो उसको उस पर इनका रिसर्च है। आपकी अर्धांगिनी है, अठन्नी वो है, अठन्नी ये है, दोनों मिला के पूरे सिक्का है। इनकी एक किताब भी निकली है, पिछली बार वो नोएडा में उसका विमोचन हुआ था। अंग्रेजी में उसको रेसिपी कहती है, पाक शास्त्र, पाक कला, पाकशाला उन्होंने निकाला है। और इन्हीं के मार्गदर्शन में आज जो हम सब लोगों को डिनर मिलेगा, उसका स्वाद लेकर और उसको ग्रहण करके हमारी तरह से 80%, 90%, 40%, 30% भी तो करें हम लोग, कुछ तो करें, शुरू करें। डॉक्टर साहब ने सोचा होगा कि तो 3-4 मिनट बोलेंगे, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। बोलता गया, याद आता गया आप सबको देखकर। और बहुत सारे मित्रों को बुलाया था। एक ने तो कहा, अभी फोन आया, 1 घंटे से खड़े खड़े मेरा पैर दर्द कर रहा है ना। तो मैं तो जा रहा हूँ। हमने कहा थोड़ा और दर्द सही है, सुनते रहिए और खा कर जाइए। हाँ, DIP लेकर जाइए। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। आगे अच्छा काम करेगा। एक
धन्यवाद तालियों से हम बाबू जी का करेंगे इतने सुंदर भाषण के लिए। तो हम अपने मन के उस घोड़े, गधे और खच्चर को पहचान के करेंगे। क्या करेंगे कि धन्यवाद, क्लैप, गो। धन्यवाद। सबको नमस्कार। मैं अपनी बिटिया से बताना चाहती हूँ आपको, ये टाइप 1 डायबिटीज थी और अब इसकी डायबिटीज पूर्णतः रिवर्स हो गई है डॉक्टर साहब की मदद से। इसके लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम पेरेंट्स, जब डॉक्टर ने बोला कि ये इंसुलिन के बगैर नहीं रह सकती, तो हमें बहुत, जो डॉक्टर साहब ने कही थी, हमें लगा कि ये बच्चा हमारा जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब की वजह से आज हमारा बच्चा डायबिटीज को बिल्कुल रिवर्स कर चुका है और वो अब बिल्कुल इंसुलिन नहीं ले रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद डॉक्टर का देना चाहती हूँ।